खाली पढ़ा जाएगा। चलिए आज खूब अच्छा प्यारा सा लेसन नंबर 1 जीवो में जनन। ठीक है ना। पाठ के ही नाम है जीवो में जनन, और जिसको हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गन्स। चलो भाई, शुरुआत होगी धमाकेदार तरीके से आज। और सबसे पहले देखो, जो हम लोग शुरुआत करेंगे इस पाठ में कुछ परिचय लेकर के कि आखिर जनन किसे कहते हैं। जनन से ही शुरुआत होगी। आप सभी लोग जानते होंगे अपने जैसे संतान को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसको जनन कहते हैं। अपने जैसे कोई भी जीव है, अपने जैसे जब संतान को क्या करता है, उत्पत्ति करता है, अपने से संतान का निर्माण करता है, तो हम उसको जनन कहते हैं। तो अपने जैसे संतान को जो उत्पन्न करने की प्रक्रिया होती है उसको हम लोग जनन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? जनन कहते हैं। जनन के बाद तो याद हुआ, जनन तो पहला शब्द आपका ऐसे ही मालूम हो चुका है कि अपने जैसे जो जीव होता है, अपने जैसे जो भी जीव होता है जब संतान को उत्पन्न करते हैं तो उसको जनन कहते हैं। जैसे बरगद है तो बरगद के वृक्ष को माने बरगद के वृक्ष का निर्माण करेगा। आम है तो आम का वृक्ष का निर्माण करेगा। आम का जीवन काल याद रखिएगा 200 वर्ष होता है, 200 वर्षों तक जीता। मनुष्य है तो मनुष्य अपने से संतान को उत्पन्न करता है। माने जितने भी जीव होते हैं जब अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं तो उसी को क्या कहता है? जनन। जनन नहीं होता तो संसार नहीं चलता। जनन के द्वारा जितने भी जीव होते हैं नए जीव का निर्माण करते हैं और अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। जनन के बाद एक बात आती है जिसका नाम होता है जनक। अंग्रेजी में पेरेंट्स कहते हैं, जनक। तो जनक के बारे में अगर कोई आपसे पूछे तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही छोटा चीज़ है कि जिस जीव से नए जीव का निर्माण होता है उस जीव को हम लोग जनक कहते हैं। जिस जीव से नए जीव का क्या होता है? निर्माण होता है, तो उस जीव को हम लोग जनक कहते हैं। याद करेंगे, देखो एकदम अच्छा से आपको पढ़ा देते हैं चैप्टर। तो जिस जीव से नए जीव का निर्माण होता है उसको जनक कहते हैं। अंग्रेजी में पेरेंटेज इसको कहा जाता है। अब जनक के बाद एक आपका होता है संतति। एक आपके क्या होता है? संतति होता है। संतति के बारे में पूछा जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे संतति क्या होता है तो संतति में ये कहेंगे कि जब किसी जीव से एक जीव का निर्माण होता है, जब कोई जीव है और उस जीव से एक माने दूसरे जीव का क्या होता है? निर्माण होता है, तो उसी को संतति कहते हैं। जो बनता है, जैसे मान लो कोई जनक है, मान लो यहाँ पर गुलाब का पुष्प है, गुलाब का पुष्प है, गुलाब का पुष्प है, और इस गुलाब के पुष्प से एक नया गुलाब का पुष्प बना। एक गुलाब के पुष्प से एक नया गुलाब का पुष्प बना। तो एक गुलाब का पुष्प है, नया गुलाब का पुष्प बना, तो इसको हम लोग कहते हैं जनक। और ये जो बना है नया, इसको हम लोग कहते हैं संतति। इसको हम लोग क्या कहते हैं? संतति कहते हैं। तो संतति वो होता है जिसके जो बनता है, जिसका निर्माण होता है। तो जब नए जीव बनते हैं तो हम उसको संतति कहते हैं, और जिससे बनते हैं उसको हम लोग जनक कहते हैं। देखो कितना अच्छा आप सबको याद हुआ ना? याद हुआ? जनक जो जिससे बनता है कोई नया जीव, और जो बनता है उसको क्या कहते हैं? संतति कहते हैं। ठीक है, ये सब बात अगर आपसे कोई पूछे तो बता सकते हैं। अब आपका एक नया चीज़ आता है जिसका नाम होता है जीवन अवधि या जीवन काल। खूब ध्यान से समझते रहिएगा, पूरा याद करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अब आपके पास आ गया क्या चीज़? जीवन अवधि या जीवन काल। जीवन अवधि या जीवन काल, आप इसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ स्टाइल या लाइफ स्पेन भी इसको कहते हैं हम लोग, लाइफ स्पेन। तो देखो बाबू, अगर जीवन काल की बात करेगा तो कोई व्यक्ति जब जन्म लिया और जब मर गया, प्राकृतिक मृत्यु होना चाहिए, ये नहीं कि एक्सीडेंट हो गया मर गया, छत पर से गिर गया मर गया, कोई बीमारी हुई मर गई, तो उसको प्राकृतिक मृत्यु नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति मान लो कि जब जन्म लिया और जब प्राकृतिक उसकी मृत्यु हो गई, माने भगवान ने उसको मारा, तो उसके बीच का जो समय होता है उसी को हम लोग कहते हैं जीवन काल। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीवन काल। जैसे मान लो कोई व्यक्ति 2001 में जन्म लिया और 2070 में मान लो मर गया, 2070 में लगभग 70-75 के बाद वो मर गया, तो उसका इसके बीच का जितने वर्ष गुजारा है वो उसी को हम लोग कहते हैं जीवन का। तो समझना बात को, माने
कोई व्यक्ति जन्म लिया और जन्म के बाद जब वो मर जाता है तो उसके बीच का जो समय अवधि होता है उसी को हम लोग कहते हैं जीवन काल। कोई 2001 में जन्म लिया और 2070 में क्या हो गया, मर गया, तो उसके बीच का जो समय होता है उसी को हम लोग कहते हैं जीवन काल। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। अच्छा, सबको याद रहना चाहिए। बहुत जीवन काल आप जानते होंगे कि अलग अलग जो जीव होते हैं, अलग अलग जो जंतु होते हैं, सबका जीवन का क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य का जीवन काल कितना होता है, सबको याद होगा। मनुष्य का जो जीवन काल होता है 55 से 60 वर्ष होता है। हाथी का जीवन काल 75 वर्ष होता है। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ याद रखेंगे। जब भी हाथी की बात करेगा तो हाथी का अगर आपसे कोई पूछा कि जीवन काल बताइए तो आप इसको कितना कहेंगे, 75 वर्ष कहेंगे, ठीक है ना। और कोई पूछा आपसे कि मनुष्य का जीवन काल, मनुष्य का जीवन काल, तब तो बहुत कम है, 65-60 वर्ष आप लिख सकते हैं, ठीक है। कुत्ता का, जो कुत्ता होता है, कुत्ता का जीवन काल 12 वर्ष, ठीक है। गाय का कोई जीवन काल करेगा तो आप 22 से लेकर के 25, चलो 25 वर्ष लिख लेते हैं या 26 वर्ष लिख सकते हैं। उसके बाद से गाय के बाद गुलाब है, कोई पूछा गुलाब का जीवन काल तो आप 10 वर्ष लिख सकते हैं। कोई पूछा धान है, धान का जीवन काल कितना, बोलो 6 महीने का, 4 महीने। धान है, गेहूँ का जीवन काल 4 महीना होता है, 6 महीने का होता है, 4 या 3 महीने में कट जाता है। उसके बाद से इसी तरीके से मान लो घोड़ा का कोई पूछा, घोड़ा का जीवन का तो आप 50 वर्ष लिखेंगे। इसी प्रकार से कोई कहा मगरमच्छ का कोई जीवन काल पूछेगा तो 60 वर्ष आप लिखेंगे। मक्खी का कोई जीवन काल पूछेगा तो 3 दिन आप लिख सकते हैं। इस तरीके से जो भी आता है तो इतना इसकी जीवन काल होती है। औसतम इस समय इतना जीवन काल आपसे कोई पूछे तो पूरा बता सकते हो। देख लीजिए जीवन काल के बारे में, जब ये बातें आपसे पूछी जाएंगी तो आप उसको तुरंत कहेंगे जीवन काल, ठीक है। चलिए आइए बाबू, तो जीवन काल जो होता है उसको जन्म, वृद्धि, प्रजनन, जीर्णता, मृत्यु में बांटा जा सकता है और जीवन काल की घटनाओं के चक्र सतत रूप से चलता रहता है। जीवन काल में क्या होता है, जीवन काल में सारे प्रोसेस आते हैं। पहले मिटा दे, पहले बता, सबको तो याद हो चुका है। जीवन काल में कितने प्रोसेस आएंगे, खूब ध्यान से इसको पढ़ लीजिए आज, ठीक है ना। जब जब आपसे कोई पूछेगा तब तक आप बताएंगे, यही तो फायदा है संडे के दिन, ठीक है। देखो आपको नहीं मालूम था लेकिन आज कितना चीज तनी मनी में जान गए। देखो जीवन काल के कुछ भाग होते हैं, जीवन काल के कुछ भाग होते हैं। जैसे आदमी जीवन काल में क्या होता है, पहला स्टेप में जन्म लेता है ना जी। देखो इसमें कुछ घटनाएं होती है। पहला स्टेप में उसने क्या किया, जन्म लिया, उसके बाद से उसके शरीर में वृद्धि होती है, उसके बाद से वो प्रजनन करता है, माने जनन करता है, उसके बाद से उसकी जीर्णता अवस्था आती है, जीर्णता का मतलब माने वृद्धावस्था आती है, उसके बाद से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कुछ इसमें चक्र चलते हैं जीवन काल में। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जीवन काल में कौन कौन चक्र होते हैं, तो पहले वो जन्म लिया, जन्म लेने के बाद उसकी शरीर की क्या होगी, वृद्धि होगी, तब वो जनन करेगा, भाई उसकी शादी होगी ना, तब प्रजनन करेगा, उसके बच्चे पैदा होंगे, उसके बाद से उसकी जीर्णता अवस्था आएगी, जीर्णता मतलब वृद्धावस्था आएगी, उसके बाद से वो क्या आता है, मृत्यु हो जाता है, उसके बाद से दुनिया से वह चल जाता है। मानी पूरा 5 चक्र उसके जीवन काल में घटनाएं घटित होती है। 5 चक्र जो व्यक्त होते हैं उसके जीवन काल की ये 5 घटनाएं होती है। पहले वो जन्म लेगा, उसके बाद से उसके शरीर में वृद्धि होगी, उसके बाद से उसकी प्रजनन होगा, उसके बाद से जीर्णता अवस्था होगा, उसके बाद से उसकी मृत्यु हो जाएगी। बोलो इतना तो सब लोग को मालूम हो चुका है ना। ये सब घटनाएं आपको जीवन काल में बताने को मिलता है कि जीवन काल में इतनी घटनाएं घटित होती है, इतना चक्र चलता रहता है, ठीक है। चलिए अब आइए बाबू सब लोग, जीवन काल के बाद आपके पास जो आता है उसके बाद से नाम होता है, चलिए जनन जो होता है, जनन की क्या भूमिका होती है या जनन की क्या विशेषताएं होती है, समझ रहे ना। अच्छा जनन की अगर कोई भूमिका पूछे, सुनो जी, या जनन की कोई विशेषता पूछे तो पहला जनन के द्वारा ही संतानों में वृद्धि होती है, जनन के द्वारा ही इस धरती पर जीव की वृद्धि होती है, जनन के द्वारा ही किसी जीव का अस्तित्व बना रहता। जनन नहीं होता हम लाए होते, अगर हम जिसके लड़के नहीं होते, माता पिता 2 ही रह जाते हैं बेचारे, उमर जाते हैं तो खाली वही घर रह जाता, या कोई ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहता है तो करता। तो जनन बहुत ज़रूरी है आपका।
अब आपके बात आता है जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार है। चलें, कोई दिक्कत हो रहा है बताओ इसमें? बहुत आसान सा चैप्टर आपका है, लेकिन आज पूरा हम लोग सीखेंगे इसको। जनन के प्रकार आप सब लोग जानते होंगे। जनन को मुख्य रूप से हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। एक लैंगिक, एक अलैंगिक। पहले अलैंगिक पढ़ना तब लैंगिक पढ़ना। पहला पाठ में केवल अलैंगिक का ही अध्ययन करना है। तो जनन की बात अगर हम करें तो इसको हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। देखिए खूब ध्यान से समझिएगा। एक आपका होता है अलैंगिक जनन, ठीक है, और एक होता है लैंगिक जनन। तो दो प्रकार के जनन होता है, एक अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। अब देखो, अब अलैंगिक जनन अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन अब यहाँ से बाबू अलैंगिक जनन को हम लोग कुल मिला करके इसको भी हम लोग लगभग 6 भागों में बांट देते हैं। समझ रहे हो? 6 का बहुत ज़्यादा ही भाग में हम लोग इसको बांट देते हैं, ठीक है। तो पहले एक एक भाग हम बात करेंगे। पहले अलैंगिक जनन होता क्या है इसके बारे में। इसमें एक जीव की आवश्यकता होती है, बात पहले समझो। जो अलैंगिक जनन होता है इसमें एक जीव की आवश्यकता होती है, 2 जनकों की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो जीव बनते हैं बिल्कुल अपने जनक के समान। अगर मान लो यहाँ पर आप अमीबा को देखें इस तरीके से, तो जो जनन होगा वह भी बिल्कुल अपने जनक के समान होगा। अमीबा इसी तरीके से आपका बनेगा। तो इसमें जो अगर ए इसमें जीव है तो जनक भी ए होगा, इसमें कोई विभिन्नता नहीं होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे अलैंगिक जनन क्या होता है तो खूब आराम से कहिएगा, अलैंगिक जनन में जो जीव होता है बिल्कुल अपने जैसे संतान का निर्माण करता है। बिल्कुल वो जीव है, बिल्कुल जो जीव बनता है बिल्कुल अपने जनक के समान होता है। उसमें कोई विभिन्नता नहीं होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इस जीव को, जो जीव बनता है उसको क्लोन कहा जाता है। याद करो आप, क्लोन कहा जाता है ना, बिल्कुल अपने जनक के समान होगा। जैसे ए अगर जनक है तो जो जीव बनेगा वो भी आपका ए रहेगा। जैसे अमीबा है, जो जीव बनेगा बिल्कुल अमीबा के जैसा होता है, उसको अलैंगिक जनन कहता है। देखिए अलैंगिक जनन में क्या क्या कहेंगे कि इसमें एक जीव की आवश्यकता होती है, पहला ही बात करेंगे। इसमें जो जीव बनता है बिल्कुल अपने जनक के समान होता है। और तीसरा इसमें कहेंगे इसमें कोई भी भिन्नता नहीं होती है। और चौथा इसमें कहेंगे इसमें 2 जीवों की ज़रूरत नहीं होती है। और पांचवा इसमें कहेंगे इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। और इसका उल्टा हम लैंगिक जनन में लिखते, इसमें युग्मक नहीं बनता है बाबू, इसमें जाइगोट का निर्माण नहीं होता है। अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। युग्मक का निर्माण किसमें होता है? लैंगिक जनन में। बात समझिए। अगर ऐसे कोई पूछे आपसे अलैंगिक और लैंगिक के बारे में तो बता सकते हैं, एकदम दिल खोल के पढ़ लीजिए आज। अब अलैंगिक को अंग्रेजी में जानते होंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब इसके कई भाग होते हैं। जो अलैंगिक जनन है इसके अब कई भाग होंगे, ठीक है। इसके क्या होते हैं? कई भाग होते हैं। पहला आपका जो भाग होगा, याद रखिएगा सब लोग, उसका नाम होता है विखंडन द्वारा विभाजन। अच्छा कुछ बात और बता दें कि जब देखो अलैंगिक जनन की बात करते हैं कि जब संतति की उत्पत्ति केवल एक जनक के द्वारा हो जाती है, केवल एक ही जनक के द्वारा एक संतति की उत्पत्ति हो जाती है, तब इस प्रकार के जनन को हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति बाह्य रूप से, अगर बाहर से आप देखेंगे, जैसे बाहर से इसको देखना है, या आकार प्रकार देखेंगे, या आनुवांशिक रूप से बिल्कुल जनक के समान होंगे। बाहर से भी देखेंगे तो बिल्कुल जनक, अगर ये अमीबा है तो ये भी अमीबा की तरह ही दिखाई देगा। अंदर से भी देखेंगे तो जितना इसमें आनुवांशिक लक्षण है उतना ही आनुवांशिक लक्षण होता है। सेम टू सेम पूरा इसका लक्षण इसके अंदर चला जाता है, बिल्कुल इसके समान होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऐसे आकृति या आनुवांशिक रूप से समान संतति को क्लोन कहते हैं। जो संतति बना है उसको क्लोन कहेंगे, और इस जनन को हम लोग क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। हालांकि ये जनन बहुत जो अति सूक्ष्म जीव होते हैं, जो सरल प्रकार के जीव होते हैं, उसमें पाया जाता है। इस प्रकार का जनन याद रखिएगा, यह प्राय एक कोशिकीय जीवों, पादपों तथा सरल शारीरिक संगठन वाले जंतुओं में ही पाया जाता है। उच्च अकशेरुकी अकशेरुकी जंतुओं में अलैंगिक जनन प्राय नहीं पाया जाता। माने कशेरुकी जंतु में जो कि उच्च कोटि के हैं, और अकशेरुकी जंतु में भी नहीं पाया। हम लोग में अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता, क्योंकि हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी है ना,
मेरे जीव है ना, तो रीढ़ की हड्डी है, तो हमारे अंदर क्या होता है, अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, केवल लैंगिक जनन पाया जाता है। अच्छा, लेकिन एक विशिष्ट प्रकार का अलैंगिक जनन जो बढ़ती प्रजनन कहलाता है, उच्च पादपों में भी प्रदर्शित किया जाता है। अलैंगिक जनन की कुछ अन्य विशेषताएं भी होती है। क्या क्या होती है? अलैंगिक जनन में आपके कहा गया ना, इसमें एक ही जीव की आवश्यकता होती है कि जनन की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता, याद रखेंगे। अलैंगिक जनन में कोई आनुवंशिक विभिन्नताएं नहीं होती है। और अलैंगिक जनन जो होते हैं वो कई उसकी विधियाँ होती है। एक विखंडन द्वारा होता है, एक मुकुलन द्वारा होता है, एक बीजाणु निर्माण द्वारा होता है, एक कलिका निर्माण द्वारा होता है, एक आंतरिक कलिका द्वारा होता है, एक कायिक परिवर्तन द्वारा होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 को विधि आपका है इसमें, ठीक है ना। जैसे अगर अलैंगिक जनन की बात करेंगे तो आप इसके कहीं देंगे, इसमें 7 विधि मैंने मुख्य रूप से आपको पढ़ाई करनी है। 7 विधि, 1 2 3 4 5 6 7। पहला आपका है, जो पहला विधि होगा उसका नाम होगा विखंडन, अंग्रेजी में फ्यूजन कहते हैं इसको, विखंडन। अच्छा, दूसरा आपका है उसका नाम होगा मुकुलन, मुकुलन। और तीसरा का जो होता है उसका नाम है बीजाणु निर्माण, बीजाणु निर्माण। और जो चौथा आपका है, चौथा का नाम होता है कलिका निर्माण, कलिका निर्माण, ठीक है, कलिका निर्माण। उसके बाद होता है आंतरिक कलिका और कायिक परिवर्धन, ठीक है। कलिका निर्माण हो गया, मुकुलन हो गया, ठीक है। एक पुनर्भवन भी होता है, याद है, या पुनर्जनन जिसको कहते हैं, पुनर्जनन कहते हैं इसको। एक होता है आंतरिक कलिका, आंतरिक कलिका। एक आपका होता है कायिक परिवर्धन, कायिक परिवर्धन। चलो पहले समझते हैं एक बार। अगर आपसे कोई पूछा, लोग पूछेंगे भी कि बताइए बाबू, आप पढ़े हैं इंटर में, आपके सर जी पढ़ाए होंगे कि अलैंगिक जनन कहाँ कहाँ उपस्थित होता है, तो कहे सीधा बैठो, अलैंगिक जनन कहाँ कहाँ उपस्थित होता है, तो क्या क्या कहेंगे। पहले सुनिएगा, अलैंगिक जनन जो होता है, पहला जानिएगा, जो निम्न कोशिकीय जीव होते हैं, जो माने बहुत ही सरलतम प्रकार के जीव होते हैं, उस समय पाया जाता है। या फिर जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे प्रोटिस्टा हुआ, जैसे प्रोटोजोआ हो गए, जैसे आपका अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, इग्लुइना हुआ, एंड अमीबा हिस्टोरिटिका, ये सब एक कोशिकीय होते हैं। तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, उन एक कोशिकीय जीव में भी अलैंगिक जनन क्या होता है, पाया जाता है। आप सब लोग याद रखिए, अलैंगिक जनन जो होता है एक कोशिकीय जीव में भी पाया जाता है। और ये किस में नहीं पाया जाता है, ये उच्च कोटि के जो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, जो उच्च कोटि के कशेरुकीय जीव होते हैं उसमें आपके अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। जो कोशिकीय जीव होते हैं, जो हमारे कशेरुकीय जीव होते हैं, जैसे हम लोग हुए, हमारे अंदर में अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता। लेकिन उच्च जो पादप है, जैसे आम के पौधे हुए, इमली के पौधे हुए, उच्च जो पादप होते हैं उसमें अलैंगिक जनन का एक भाग होता है, जिसका नाम क्या होता है, कायिक जनन, जिसको आप बढ़ती जनन कहते हैं, ये आपके पाए जाते हैं। तो बड़ा ही अच्छा चीज़ आपसे पूछा गया कि अलैंगिक जनन, अगर कोई पूछ दिया बताओ प्रोटोजोआ में कौन सा जनन पाया जाता है, अलैंगिक जनन। जितने कोशिकीय जीव होंगे सब में आपके अलैंगिक जनन पाया जाता है। किसी ने कहा बताओ अमीबा में कौन सा जनन पाया जाता है, अलैंगिक जनन, क्योंकि अमीबा का है एक कोशिकीय। किसी ने कहा बताइए पैरामीशियम में कौन सा जनन पाया जाता है, तो पैरामीशियम में भी क्या कहोगे, अलैंगिक जनन पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पैरामीशियम भी क्या है, एक कोशिकीय है। तो अगर आपको एंड अमीबा हिस्टोरिटिका भी पूछा उसमें कौन सा जनन पाया जाता है, तो उसमें भी कहेंगे आप अलैंगिक जनन पाया। तो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं एकदम याद रखिएगा, बोलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। कुछ समझ में आ रहा है, पूछना है कुछ? कुछ समझ में आया अभी तक जितना हम लोग पढ़े, याद हुआ? क्या आप नीट में निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? क्वेश्चन आएगा तो एकदम निकलेगा सर। चलिए आइए, अब बारी बारी से एक एक विधि हम लोग अपनाएंगे। पहला आपका जो विधि है जिसका नाम है विखंडन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्यूजन। देखो एक बात याद रखना, सब अलैंगिक जनन की बात होगी, इसको हम लोग कहते हैं फ्यूजन। क्या कहते हैं हम लोग? फ्यूजन कहते हैं, विखंडन की बात होगी। अच्छा देखो, विखंडन का मतलब होता है टूटना। विखंडन का मतलब क्या होता है? टूटना। एकदम याद रखेंगे, ये टूटेगा
भाई टूटेगा, जुटेगा, फाटेगा, ये सब अलैंगिक में ही होता है। लैंगिक में तो आप जानते होंगे एकदम संयुग्मन होगा और युग्मक बनेगा, इसमें युग्मक नहीं बनेगा, टूटेगा, कटेगा, फटेगा, किसी से जुटेगा, तो समझो कि सब अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। तब विखंडन में क्या होता है बाबू कि सभी प्रकार के अलैंगिक जनन का आधार कोशिका विभाजन होता है। सही बात है, जितने भी अलैंगिक जनन होता है उसमें कोशिका विभाजन उसका प्रमुख है। जितने कोशिकाएं बटेंगी उतने कोशिकाओं से नए जीव का क्या होता है, निर्माण होता है। बात समझ रहे हैं? तो अगर विखंडन की बात करेगा तो आज याद करिए सब कि जब एक कोई जीव है, एक कोई क्या है, जीव है, और वो कई भागों में बट गया, एक कोई क्या है, जीव है, और वो कई भागों में बट गया, और जितने भाग हैं सब एक नए जीव का निर्माण करते हैं, तो उसी को कहते हैं विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन। याद करो भाई, अलैंगिक है तो इसमें एक ही जीव होगा, वो चाहे बटे, चाहे टूटे, चाहे फाटे, भाई दो तो मिलेंगे नहीं, एक ही से उसको जनन करके एक नया जीव का बनाना है। तो विखंडन में ही होता है कि जब एक जीव कई भागों में टूट जाता है, एक जीव, तनी याद करना, एक जीव कई भागों में टूट जाता है, और जितने भाग में टूटता है उतने भाग एक नए जीव का निर्माण कर लेता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं विखंडन विधि। ये अधिकतर हाइड्रा में पाया जाता है, याद रखेंगे किसे पाया जाता है, हाइड्रा में। एक हाइड्रा मान लो, सपोर्ट है, या हाइड्रा का चित्र है मान लो, और ये क्या हुआ, ये कई भागों में टूट गया, कि ये भाग टूट गया, ये भाग, कि ये भाग, एक ये भाग, अरे जितना उतना भाग में टूटी, हो सकता है कि दो भाग में भी टूट जाए, हो सकता है कि अधिक भागों में टूट जाए। तो जब कोई जीव कई भागों में टूट जाता है, एक ये जनक है, ये कि जो हाइड्रा जनक है, ये सब संतति हैं, कई भागों में टूट गया है, अब प्रत्येक भाग एक नए जीव का निर्माण करता है, तो उसी को कहते हैं विखंडन द्वारा जनन। उसी का कहते हैं विखंडन द्वारा जनन। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे आते हैं कि विखंडन द्वारा जो जनन होता है उसको कितने भागों में हम लोग बांटते हैं। तो याद रखिए कितने भागों में बांटते हैं विखंडन को, कौन कौन, एकदम सही लड़की बोल रही है, इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक द्विविखंडन, एक बहुविखंडन। चलो तुम लोग टॉप करोगे, एकदम टॉप करोगे, एकदम 100 में 100 नंबर आएगा, एकदम 100 में 100 नंबर आएगा। तो हम इसको दो भागों में बांट देते हैं, याद करो इसको कितने भागों में बांट देते हैं, दो भागों में। इसको पहला जो होता है, देखो ए नंबर जो होता है द्विविखंडन, द्विविखंडन, जिसको आप अंग्रेजी में क्या कहेंगे बताओ, बाइनरी फ्यूजन। आप अंग्रेजी में लिखते चले एक कापी पर लिखे ना, हाँ तो चलो उसको लिखते रहिएगा आप लोग। तो होता है द्विविखंडन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। ठीक है। अब बी नंबर आपका होता है जिसका नाम होता है बहुविखंडन, बहुविखंडन, मल्टीप्लाई फ्यूजन कहते हैं इसको, वही है बहुविखंडन, जिसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। अच्छा, नाम से पता चल रहा होगा सर, द्विविखंडन का मतलब हुआ कि एक जनक कोशिका दो संतति कोशिका में बट गई, या एक जनक कोशिका दो भागों में बट गई, और दोनों भाग एक नए जीव का निर्माण करते हैं। दो ही भागों में मात्र बटेगा द्विविखंडन में, एक कोई जीव है, एक कोई जनक है, दो भागों में बट गया, याद करना है, और दोनों भाग नए जीव का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं द्विविखंडन द्वारा जनन। बस एक कोशिका है, एक जनक है, वो दो भागों में बट गया है, और दोनों भाग नए जीव का निर्माण करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विविखंडन कहते हैं। अच्छा, द्विविखंडन भी अधिकतर एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है, याद रखिएगा बात को, द्विविखंडन भी अधिकतर एक कोशिकीय जीवों में क्या आता है, पाया जाता है। ठीक है, सबको याद हुआ कि नहीं बताओ। इसका अच्छा उदाहरण आप जानते होंगे सब लोग, हाँ, पैरामीशियम लिख सकते हैं आप, यूग्लिना लिख सकते हैं आप, अमीबा लिख सकते हैं। पैरामीशियम में भी देखो, जब एक कोशिकीय जीव आप कह रहे हैं तो अधिकतर उसी में पाया जाता है। तो द्विविखंडन जो होता है, इसके अगर उदाहरण आप लिखना चाहें तो सबको याद रहना चाहिए पैरामीशियम, पैरामीशियम, और क्या आ जाएगा, युगलीना, युगलीना, ये सब आपके द्विविखंडन होते हैं। तो एक कोई जीव है और वो दो भागों में बट जाता है, और दोनों भाग एक नए जीव का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं द्विविखंडन। एक उसके जीव में पाया जाता है पैरामीशियम में। अब आप इसको बता सकते हैं, अमीबा में भी पाया जाता है, देख रहे हैं किस में पाया जाता है, अमीबा में। सबको याद हुआ क्या, बोलो। ठीक है, अमीबा में भी पाया जाता है। देखो अब आपको बता देते हैं कि जब भी माने इस प्रकार के जनन जो होते हैं तो दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ये संतति कोशिकाएं सभी प्रकार के जनक कोशिकाओं के समरूप होती है।
माने जो द्वीप विखंडन होता है, जो जीव बनता है और जो जनक बनता है, जनक का आकार जैसा होगा। अगर जनक का आकार द्वीप विखंडन की बात हो रही है, ये है और इसमें नए जीव 2 बने हैं, तब बिल्कुल अपने जनक जैसे ही रहेंगे, समरूप रहेंगे। समरूप मतलब समान रूप वाला, जैसा रूप इसका, इसका रूप ऐसा, बाहर से भी वैसा होंगे। और जब अनुवांशिक लक्षण से देखा जाएगा, अनुवांशिक गुण से भी देखा जाएगा तो सेम रहेंगे। तो द्वीप विखंडन की विशेषता आपसे कोई पूछे तो द्वीप विखंडन में जो जीव बनते हैं बिल्कुल अपने जनक के आकार के जैसे होते हैं, बिल्कुल अपने जनक के समान होते हैं। अच्छा, हम आपको बता दें कि देखिए, संतति कोशिका सभी प्रकार के जनक कोशिकाओं के समरूप होती है। आप देखो ध्यान से, विखंडन से पूर्व डीएनए का द्विगुणन होता है। डीएनए का द्विगुणन होता है। डीएनए का द्विगुणन मतलब डीएनए यहाँ से 2 भागों में बांटना शुरू करता है। इसके बाद कोशिका विभाजन होता है। जगत प्रतिष्ठा के जीवधारियों में सत्य केंद्रक की उपस्थिति के कारण इन जीवधारियों में पहले केंद्रक विभाजन होता है, फिर कोशिका विभाजन होता है, और अमीबा तथा पैरामीशियम द्वीप विखंडन का अच्छे उदाहरण है। देखो बाबू, आपसे कोई पूछे, मान लो हमने तो बहुत पढ़ा, लेकिन आपसे कोई पूछा कि ये बताइए, एक्चुअली में बताइए कि कैसे, कल ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप कैसे बताएंगे। एक्चुअली में आपसे पूछा जाए कि आखिर एक जीव से 2 जीव कैसे बन जाता है, तो बात समझना, आखिर एक जीव से 2 जीव कैसे बन गया। ऐसा थोड़ा कि जो टूट गया टूटू में बदल गया, उसके कुछ नियम होते हैं। तो पहला देखो होता क्या, आज हम तुमको बता देते हैं, जान लेना, जानकारी रख लेना। इसमें होता ही है कि सर्वप्रथम मान लो कि कोई आपके पास ये जीव, इसके अंदर डीएनए है, इसके अंदर डीएनए है, ये मान लो जनक है, ये जनक आपके पास, इसके अंदर ये मान लो डीएनए है। समझो कि आखिर एक जीव से एक नए जीव का निर्माण कैसे होता है। ये कोई जीव है जिसको जनक कहते हैं, इसके अंदर डीएनए है। तो पहले डीएनए का क्या होगा, डीएनए का आपका द्विगुणन होगा, माने डीएनए फैलेगा इस तरीके से। देखिए, ये फैल के इस तरीके से होगा, फैलेगा डीएनए का द्विगुणन होगा, पहले फैलेगा पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप में क्या होता है मालूम है आपको, केंद्रक विभाजन होता है। याद करो बाबू, केंद्रक विभाजन होता है। केंद्रक मतलब जानते ही होंगे, इसमें सत्य जीव माने एक कोशिकीय जीव होता है, उसमें वास्तव रूप से केंद्रक नहीं पाया जाता है और विकसित केंद्रक पाया जाता है, आप जानते भी होंगे। तो इसमें अब क्या होता है, अब केंद्रक विभाजन होगा, एक केंद्रक आपका ऊपर चला जाएगा और एक केंद्रक आपका नीचे चला जाएगा। देखिएगा ध्यान से बाबू, केंद्रक विभाजन होता है, केंद्रक विभाजन होता है। उसके बाद से अब यहाँ से अंत में कोशिका विभाजन होगा, और देखिएगा एक जीव से 2 जीव का निर्माण हो गया। अब यहाँ पर का किसका विभाजन हो गया, कोशिका विभाजन हो गया, कोशिका विभाजन हो गया। अब यहाँ से एक जीव से 2 जीव का निर्माण हो गया, और दोनों जीव जो बनेंगे बिल्कुल अपने जनक के समान बनेंगे। और पैरामीशियम और जो यूरेनिया देखते हैं, या पैरामीशियम अमीबा भी लिख सकते हैं, इन सभी जीवों में जो जनन होता है अलैंगिक जनन होता है। आप जरूर ये बात को याद रखेंगे कि कोई जनक है, उसके अंदर पहले डीएनए का द्विगुणन होता है, उसके बाद से उसमें केंद्रक विभाजन होता है, उसके बाद से उसमें कोशिका का विभाजन होता है। जब कोशिका विभाजन होगा तो 2 कोशिकाओं में बट जाती है। इस प्रकार से एक जनक से 2 जनक का निर्माण। लेकिन स्टेप याद रखना है, पहले जनक होगा, उसमें डीएनए का द्विगुणन होगा, डीएनए फैलेगा, उसके बाद से उसमें केंद्रक विभाजन होगा। जो एक केंद्रक था भाई, डीएनए केंद्रक के अंदर ही पाया जाता है, आपको याद है, पढ़ चुके हैं आप। दोनों केंद्रक 2 भागों में बटेंगे और फिर एक कोशिका से 2 कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। इसी को हम लोग कहते हैं द्वितीय विखंडन। किस में पाया जाता है, तो पैरामीशियम में पाया जाता है और अमीबा में। बोलो ये सब बात ही याद आई कि नहीं, ये बात याद हुआ कि नहीं, देख लो, स्टेप आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे कदमों को कुछ हम लोग रख रहे हैं। अब आपकी जो बात होगी बहुविखंडन की बात होगी, इसकी बात होगी बहुविखंडन। मिटा दें इसको, कुछ पूछना है आप लोग, खाली याद करो ना, क्या दिक्कत है, भाषण है, अरे कुछ कहो, ठीक है। हाँ, देखो चित्र लड़की देख रही है, देखो ना, वही है, मिला, ठीक है। चलिए, तो केंद्रक विभाजन, कोशिका विभाजन, डीएनए का द्विगुणन, सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़े क्या हम लोग, चलिए सबको याद हो गया होगा। नहीं याद है तब है ना, अब जब कहिएगा तब मैं आपको पढ़ा दूंगा। जो ना आपको लेसन पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, तो कह दिएगा हम पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए, अब जब बात होती है इसका बहुविखंडन का,
या बहुखंडन का। भाई इस बात से आपको पता चल रहा होगा कि सर इसमें एक जनक से बहुत अधिक जीव का निर्माण होगा। भाई बहुविखंडन का मतलब कि एक कोई जनक होगा, ये बहुत अधिक खंडों में टूटेगा, बहुत अधिक भागों में टूटेगा, और प्रत्येक भाग से एक नए जीव का निर्माण होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुविखंडन। देखो ना, ये सबसे इसका प्यारा उदाहरण है प्लाज्मोडियम। एकदम लड़की बोल रही है, देखो पढ़ती है बायोलॉजी, यू आर ए ग्रेट स्टूडेंट ऑफ द बायोलॉजी। इसका सबसे प्यारा सा उदाहरण है, इसका नाम है प्लाज्मोडियम। चलो आज तो बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोग का, अच्छा लग रहा है। पहला लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीके से तैयारी भी कर रहे हैं। आज पूरा चैप्टर भी समाप्त होगा। प्लाज्मोडियम, आप प्लाज्मोडियम का नाम सुने होंगे। ये मलेरिया परजीवी होता है, ये मलेरिया परजीवी, इसी से मलेरिया होता है, याद रखिएगा। मलेरिया परजीवी, परजीवी का मतलब हमारे अंदर जाकर जीवित रहता है, जो दूसरे के सहारे जीवित रहे। तो प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन द्वारा जनन होता है। और यही तो कारण है कि अगर आप इसका इलाज नहीं कर रहे हैं, प्लाज्मोडियम गया शरीर के अंदर तो कई हजार प्लाज्मोडियम का निर्माण कर देता है शरीर के अंदर, कई हजार, जिससे आपको क्या होता है, बहुत अधिक मलेरिया होता है। तो याद रखिएगा, बहुत अधिक संख्या में विखंडन कौन करता है, प्लाज्मोडियम, और इसी से आपको मलेरिया होता है। तो मलेरिया रोग जिससे उत्पन्न होता है उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग जिससे उत्पन्न होता है इसका नाम क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है। और प्लाज्मोडियम में जनन किसके द्वारा होता है भाई, विखंडन द्वारा होता है, विखंडन द्वारा होता है। देखिएगा इसमें क्या होता है ना, सुनिए, इसमें जनक जो कोशिका होती है उसके जनक केंद्रक में बार बार विभाजन होता है और अनेक संतति कोशिका का निर्माण होता है। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन द्वारा विभाजन संक्रमण के पश्चात पोषक के यकृत में प्रवेश करने के बाद होता है। आज बहुत अच्छा बात है। अच्छा, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, सुनो, कि आखिर जो प्लाज्मोडियम होता है वो हमारे शरीर में कहाँ जाता है, यकृत में। यकृत में, याद रखिएगा, बात है, नोट कर लीजिए सब लोग। प्लाज्मोडियम हमारे शरीर के सबसे बड़े जो ग्रंथि है यकृत के अंदर जाता है और धड़ाधड़ 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 बहुविखंडन करता है। जितने बच्चे नहीं हैं कल उनसे सब ये प्रश्न पूछा जाएगा, आप लोग मत भूलिएगा, देखिएगा। तो क्या होता है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ यकृत में उसका विभाजन होता है और बहुत अधिक विभाजन होता है और बहुत अधिक संख्या में नए कोशिका का निर्माण होता है। इसीलिए हम इसको बहुविखंडन करते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बहुविखंडन का। यहाँ तक मानो कि जनक कोशिका से लगभग 1000 संतति कोशिका का निर्माण होता है एक बार में। भाई एक बार में याद को इतना धड़ाधड़ 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 नए कोशिका का निर्माण होता है कि एक अगर प्लाज्मोडियम आपके कलेजा में घुस गया, यकृत में चला गया, लीवर में चला गया, तो समझिए कि एक बार में 1000 नए संतति का निर्माण कर देगा। 1000 बहुत हुआ, 1000 बहुत हुआ, इसीलिए इसको हम लोग बहुविखंडन द्वारा करते हैं। फिर ये जो 1000 बने हैं, फिर एक हजार और पैदा करेंगे जब अनुकूल परिस्थिति है। तो सोचिएगा कि कितना ज़्यादा आपका जीवों का निर्माण होगा और कैसे आप जीवित रहेंगे, सोचिए जब। तो आपको क्या हुआ, आपको मैंने यही कहा कि मान लीजिए एक कोई जीव है, जनक है, इस जनक के अंदर कितना केंद्रक, एक केंद्रक, कितना केंद्रक भाई, एक केंद्रक। अब इस केंद्रक में क्या हुआ, विभाजन हुआ, इसके केंद्रक में क्या हुआ, विभाजन हुआ। तो देखिए कितने अधिक संख्या में बने, बहुत अधिक संख्या में क्या हुआ, बने, केंद्रक में विभाजन हुआ। अब पुनः इसमें क्या हुआ भाई, पुनः इसमें कोशिका विभाजन हुआ, पुनः इसमें कोशिका विभाजन हुआ। हर एक जो कोशिका विभाजन हुआ तो फिर हजारों की संख्या में नए कोशिका का निर्माण हो गया, हजारों की संख्या में नए कोशिका का निर्माण हो गया। कोशिका विभाजन हुआ और हजारों की संख्या में नए कोशिका का निर्माण हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं बहुविखंडन। चलो, क्या याद हुआ? आप प्रश्न बताएंगे, आप प्रश्न बताएंगे कि बहुविखंडन किस जीव में पाया जाता है, उस जनक का नाम बताना, आपको बताना है। प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। अब ये बात मत करो, बस सुनो, मैं बताया हूँ तो आंसर बताओ सीधे। प्लाज्मोडियम में पाया जाता है, तुम बताओ प्लाज्मोडियम हमारे शरीर के किस अंग में प्रवेश करता है? सही कह रहे हो, हृदय बता रहा है, यकृत में प्रवेश करता है। तुम बताओ जी, एक बार जो जनक प्रवेश करता है प्लाज्मोडियम, कितने संतति का निर्माण करता है? 1000, ठीक है। और एक कौन सा परजीवी है भाई? मलेरिया परजीवी है। आपसे कोई पूछे मलेरिया तो किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम का। आप हृदय बता रहे हैं, जरा सोचिए, ना मालूम। कोई समय लिमिट नहीं होता है,
अनुकूल परिस्थिति आएगी, हो जाता है इसमें, माने एक बार विभाजन होता है तो 1000 हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो प्लाज्मोडियम में बहु विखंडन होता है। अब आइए मुकुलन द्वारा जनन, बोलिए, आपको मैंने विखंडन बता दिया, आपको मैंने द्विविखंडन बता दिया, आपको मैंने बहु विखंडन बता दिया। अब आते हैं सेकेंड, जिसका नाम है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन। तो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम कब आपके अंदर जाता है, कहाँ जाता है शरीर के अंदर, यकृत के अंदर, जाने के बाद क्या करता है, विखंडन करता है। एक बार में कितने संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है, 1000 संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है। याद रखिएगा, सबसे अधिक प्रभावित मलेरिया रोग अगर किसी को होता है तो अगर आपसे कोई पूछे तो मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो उसका नाम होगा यकृत, उसका नाम क्या होगा, यकृत। चलिए, कितना अच्छा बात इस समय पढ़े आप। यू आर ए ग्रेट स्टूडेंट एंड आई होप दैट यू आर प्रोग्रेस इन द लाइफ वेरी मच इन दिस टाइम्स। आइए मुकुलन, मुकुलन के अंग्रेजी में क्या कहता है, बडिंग। अच्छा, अब तो बहुत प्यारा से, बड़ा प्यारा चीज़ आप पढ़े होंगे सर। देखिए, हम पहले उदाहरण बताते हैं, हाइड्रा, बहुत प्यारा उदाहरण है हाइड्रा। मान लीजिए कि हाइड्रा का पौधा है, मान लीजिए इस तरीके से हाइड्रा का पौधा है, और ये हाइड्रा का पौधा है, और ये जनक है। क्या है भाई, जनक है। यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा सा बस उभार ये दिखाई दे रहा है, उभार, बस थोड़ा सा दिखाई दे रहा है उभार, थोड़ा सा क्या दिखाई दे रहा है, उभार। अब कुछ समय बाद ये उभार तनी बड़ा हुआ, ये उभार तनी क्या होगा, बड़ा हुआ। चलिए हाइड्रा बना लीजिए इस तरीके से, मान लीजिए हाइड्रा है, ठीक है, तनी उभार बड़ा हो गया। इसी उभार को हम लोग क्या कहते हैं, याद करिए, इस उभार को हम लोग क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। बॉडिंग कहते हैं अंग्रेजी में, मुकुल कहते हैं। अब आइए, अब क्या हुआ कि अब ये मुकुल कुछ समय के बाद एकदम बढ़ जाएगा। ये देखिए, बना लेते हैं पहले, मान लीजिए हाइड्रा का पौधा है ये, ठीक है। अब ये मुकुल का हुआ एकदम फुल्ली हो गया, फुल्ली माने बढ़ करके बड़ा हो गया, फुल्ली हो गया। उसके बाद से जब अनुकूल परिस्थिति आएगी, ये बना लीजिए, यहाँ दिखा दीजिए, अनुकूल परिस्थिति मिलेगी तो यहाँ से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और फिर आपके एक हाइड्रा से, ये हाइड्रा का उदाहरण मैंने बताया, एक हाइड्रा से दो हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। एक हाइड्रा से कितने निर्माण हो गया, 2 हाइड्रा का निर्माण होता है। ईस्ट में भी पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है, याद करिएगा, ईस्ट एक प्रकार का कवक है। ईस्ट में भी पाया जाता है आपका, कौन सा जनन पाया जाता है बाबू, ईस्ट में भी यही जनन पाया जाता है। स्पंज का नाम सुने होंगे, स्पंज का नाम सुने, ये रसगुल्ला का नाम सुने, रसगुल्ला, उसमें रस भरा होता है, दबाते हैं दब जाता है, छोड़ते हैं पुनः आ जाता है। रबड़ देकर रबड़ के कहते दबाते हैं दब जाता है, छोड़ते हैं फिर आते हैं, उसी का स्पंज कहा जाता है। तो स्पंज में भी जो होता है, किस प्रकार का जनन पाया जाता है, स्पंज में भी आपका अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो बात समझो, होगा कहाँ, जैसे हाइड्रा है, इसमें जो छोटा सा एक उभार निकला, उस उभार को हम लोग कहते हैं बड माने मुकुल। अब कुछ समय के बाद हमने देखा कि तनी जो मुकुल है तनी बड़ा हो गया कुछ समय के बाद, और मैंने देखा कि मुकुल पूर्ण रूप से बड़ा हो गया। अब ये पूर्ण हो चुका है, पूर्ण रूप से जो मुकुल है वह क्या हो चुका है, बड़ा हो चुका है। और उसके बाद से जब अनुकूल परिस्थिति आएगी तो जो ये आप मुकुल देख रहे हैं, ये अलग होकर के एक हाइड्रा से 2 हाइड्रा का होता है, निर्माण होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं मुकुल द्वारा जनन। का आप लोग समझ में आया है, समझ में आया जी, बता देंगे सब लोग, कॉपी में सब आप लिखे होंगे, देखिएगा ना। ऐसा चित्र भी बनाए कि नहीं आप लोग, हैं बनाया है। चलिए अब मैं कुछ पढ़ता हूँ तो समझिएगा। ईस्ट में एक कोशिकीय कवक है, माने ईस्ट एक आपका एक कोशिकीय कवक है, मैंने आपको कहा कवक भी है लेकिन एक कोशिकीय है। और ईस्ट की कोशिकाएं मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन करती है। मुकुलन अलैंगिक जनन की वह विधि होती है जिसमें नए जीवधारी का निर्माण जनक कोशिकाओं पर बाह्य वृद्धि अथवा कलिका निर्माण के द्वारा होता है। जनक कोशिका का केंद्रक विभाजित होता है, याद करिएगा भाई, केंद्रक तो पहले विभाजित होता है ना, तब संतति केंद्रक कलिका में जाता है और कलिका पूर्ण वृद्धि करने के पश्चात जनक कोशिका से अलग हो जाती है और स्वतंत्र जीवन यापन करने लगती है। कलिका संरचना और कार्यों में पूर्ण रूप से जनक कोशिका के समान होती है। ईस्ट में विशिष्ट परिस्थितियों में विकसित हुई कलिकाओं पर भी नई कलिकाएं बन जाती है। इस प्रकार के आभासी तंतु जैसी रचना का निर्माण हो जाता है जिससे आप स्यूडो माइलिशियम कहते हैं, स्यूडो माइसिलियम कहते हैं। हाइड्रा जैसे तरल सरल तंतु में भी अलैंगिक जनन का कलिका निर्माण द्वारा होता है
और जनक के शरीर पर अति वृद्धि के रूप में बनी कलिका वृद्धि और विकास में एक नन्हे जंतु का आकार होता है, बाद में जनक के समान हो जाती है। स्पंज जैसे जंतु में आंतरिक कलिकाओं का निर्माण होता है जो जीवनल कहलाती है। जीवनल जनक जीव से बाहर आकर नए जीव के रूप में क्या करता है, निर्माण करता है। याद होगा। अच्छा देखो तानी कुछ बातें आपको बताना है। ये तो सब लोग जान गए हैं कि हाँ सर जो जनक है उसमें एक बट बनेगा, उसमें एक मुकुल बनेगा। अब मुकुल जब बनाएगा, जब मुकुल बनेगा, जब गेदे वृद्धि करेगा, जब अनुकूल परिस्थिति आएगी तो फिर उससे एक दो नए जीव का निर्माण होगा। पहले कुछ एक नए शब्द इसमें आए हैं, आप इन शब्दों को याद रखेंगे। कुछ नए शब्द भी आए हैं, मिटाएं इसको। हाइड्रा में पाया जाता है। ईस्ट क्या है, तो ईस्ट एक प्रकार, ये मत कहिए कवक है, ये कहिएगा कवक है, लेकिन कौन कवक है बाबू, एक कोशिकीय कवक है। कौन कवक है, एक कोशिकीय कवक है। एक मैं और आपसे बात पूछना चाहूँगा और आपको याद भी होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि स्यूडो माइसिलियम किसे कहते हैं, स्यूडो माइसिलियम, आप याद करिए आज सब मेरे साथ। स्यूडो माइसिलियम, ये भी ईस्ट में ही होता है। स्यूडो माइसिलियम, स्यूडो, इधर सुनो। मान लो कोई जीव है इस तरीके से, ये क्या है, जीव है। यहाँ से एक उभार बना, बताओ इस उभार को क्या कहते हैं हम लोग, कलिका कहते हैं। बड माने होता है कलिका या मुकुल, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कलिका कहते हैं। सबको याद हुआ। मैंने क्या कहा कि मान लो कोई जीव है, मान लो एक उसकी कोई जीव है और कोई का जीव है ईस्ट है, मान लो ईस्ट है, और ईस्ट में जो एक उभार बनता है उसको हम लोग कलिका कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, कलिका कहते हैं। और इस कलिका के ऊपर सुनो ध्यान से, इस कलिका के ऊपर जो उभार बनेगा, इस तरीके से मान लो एक और उभार बन गया, कलिका के ऊपर उभार बना। ये तो जीव था, जनक था, जनक में जो बना उसको कलिका कहते हैं। और कलिका के ऊपर जो उभार बनता है, इसी उभार को हम लोग कहते हैं स्यूडोमाइसिलियम। याद करो, स्यूडोमाइसिलियम, स्यूडो, हाँ इससे भी नए जीव बनते हैं, धड़ाधड़ बनते हैं। तब दो नहीं बनेंगे, अब अधिक बनेंगे। आपको तो क्या कहा गया कि मान लो जनक कोशिका है, जनक कोशिका है, इसे जनक कोशिका में एक बड निकला, बड का मतलब एक कलिका निकली, इस कलिका के ऊपर भी एक कली निकला, इस कलिका के ऊपर भी एक कली निकला। तो इस कलिका के ऊपर जब एक कली निकला, इस कली को हम लोग कहते हैं स्यूडोमाइसिलियम। स्यूडोमाइसिलियम याद करना, कली के ऊपर कली निकला। कली को से कापी में आप कहीं देखिएगा, जगह होगा तो बना लीजिए, खाली एक जीव बना लीजिए, यहाँ पर उभार दिखा दीजिए कलिका, आप फिर इसके ऊपर एक उभार दिखाइए। इस उभार को हम लोग कहते हैं स्यूडोमाइसिलियम। याद करना है स्यूडोमाइसिलियम, है बना लीजिए जल्दी से, नहीं तो आपको पूछा जाएगा स्यूडोमाइसिलियम क्या होता है तो गड़बड़ नहीं होना। एकदम में आप दिमाग में टच कर लीजिए, किताब में भी अगर दिया है तो वहाँ भी बना सकते हैं स्यूडोमाइसिलियम। आइए, अच्छा स्यूडोमाइसिलियम में भुलाना नहीं है, क्योंकि जो कलिका है, इस कलिका के ऊपर जो कली खिलेगी उसको हम लोग कहते हैं स्यूडोमाइसिलियम। याद करो सब लोग, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडोमाइसिलियम कहा जाता है। ठीक है, चले आगे बढ़े हम लोग। हाँ, अभी हम लोग 45 मिनट पढ़े हैं मात्र। ठीक है, अभी हम लोग 1 घंटा 15 मिनट पढ़ना है। ठीक है, चलिए बाप रे का पढ़िए ना, क्या दिक्कत है, आने तो नींद, आप लोग पटा जाइए ना बेंच पर, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग सोए रहिए, बस सुनते रहिए। चलिए, स्यूडोमाइसिलियम की बात होती है, कोई बात नहीं है, नींद आएंगे सो मैं नहीं बोलूँगा, सुतिए ना, कौन नहीं बोलूँगा, हिम्मत दे दीजिएगा कि हाँ सर जी बोलना ना। मैं जानता हूँ कि जब पढ़ाया जाएगा, केवल बातें जब पढ़ाया जाएगा, तनी आदमी लिखता है तो तनी ध्यान इधर उधर जाता है तो नींद नहीं आती, केवल सुना जाएगा तब नहीं बोलेंगे आपको। चलिए आना लिखा। तो स्यूडोमाइसिलियम में कलिका के ऊपर एक और कली खिलेगा, इसको क्या कहते हैं, स्यूडोमाइसिलियम कहते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। चलो, एक और नया शब्द आ रहा है, जेम्यूल। यह भी कहीं देख याद रखिएगा, जेम्यूल है, मिटा दें, जेम्यूल हम बता दें, जेम्यूल, जेम्यूल। अच्छा जानते हो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जेम्यूल को, जेम्यूल को हिंदी में क्या कहते हैं, आंतरिक कलिका। क्या कहते हैं, आंतरिक कलिका, आंतरिक कलिका। देखिए क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, एक बार जरूर वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, कल आप देख लीजिएगा, इसको जरूर देख लीजिएगा, एक बार याद हो जाएगा, पढ़ के आइएगा तब मजा आएगा आपको पढ़ने में। चलिए, तो जेम्यूल जिसको आप क्या कहते हैं हिंदी में, इसको हम लोग कहते हैं आंतरिक कलिका। बताइए किस में पाया जाता है, पहले ही जानो, स्पंज में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, स्पंज में। याद करो, स्पंज में पाया जाता है। होता क्या बाबू, मान लो स्पंज ये मान लो
कि आपके पास स्पंज, इस तरह का स्पंज का एक है चित्र के अंदर स्पंज का चित्र है। और यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर बना आपका कलिका। क्या बन गया? कलिका बन गया। अब बताओ यहाँ पर क्या बन गया? कलिका। अब बताओ इस कलिका को तुम आंतरिक कलिका कहोगे कि नहीं कहोगे? क्योंकि अंदर बना है। और जो बाहर था तो बाहर तो उसको खाली कलिका आप कह रहे थे, मुकुल कह रहे थे। तो ये स्पंज है, स्पंज एक कोशिका है और इसके अंदर कलिका जो बनी है हम उसको आंतरिक कलिका कहेंगे, क्योंकि ये जीव के अंदर बना है। किसके अंदर बना है? ये जीव के अंदर बना है और इसी को हम लोग कहते हैं आंतरिक कलिका। और देखो अनुकूल जब परिस्थिति आती है तो यही जो आंतरिक कलिका होता है, देखो पहले कोशिका बनाए थे, यही जो आंतरिक कलिका होता है ये बाहर निकल जाता है। कहाँ निकल चुका है? ये बाहर निकल चुका है। कौन? जो आंतरिक कलिका है वह स्पंज में पाया जाता है। याद रखिएगा स्पंज में ये कोशिका के अंदर था, जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये बाहर निकल जाता है। अच्छा बाहर निकलता है तो बाहर निकलने के बाद एक नए जीव का क्या करता है? निर्माण कर लेता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं आंतरिक कलिका द्वारा स्पंज में पाया जाता है। आपने हाइड्रा का भी देखा, हाइड्रा का भी आपने देखा, ईस्ट का भी देखा। और ईस्ट में तो आपने देखा था क्या, एक तो नया शब्द सुनाया था जिसका नाम था स्यूडोमाइसिलियम। स्यूडोमाइसिलियम आपने कहा कि एक कलिका के ऊपर दूसरा कलिका खिलाता है जिसको आप स्यूडोमाइसिलियम कहा था। और आपने अभी देखा था कि आंतरिक कलिका क्या होती है, तो ये स्पंज में पाया जाता है, उसके अंदर कलिका बनती है, अनुकूल परिस्थिति आती है, फिर ये कलिका बाहर निकल के एक नए जीव का निर्माण करती है। यही मुकुलन द्वारा आपका क्या होता है? जनन होता है। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा जनन होता है। चलिए आगे की बात हम लोग करेंगे। तीसरा विधि, देखिए 2 विधि आप पढ़ चुके हैं, अब आपके तीसरा विधि है बीजाणु निर्माण विधि। बीजाणु निर्माण विधि, हाँ तो सुनो, बीजाणु निर्माण विधि में क्या आता है, सब लोग याद रखेंगे कि कवक, शैवाल और निम्न वर्ग के पादपों में, जैसे कवक का नाम सुने होंगे, शैवाल का भी नाम सुने होंगे, या अन्य जो निम्न वर्गीय पादप होते हैं जैसे ब्रायोफाइटा का नाम सुने होंगे इत्यादि में बीजाणुओं के निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन होता है। शैवाल में किसके द्वारा जनन? बीजाणु के निर्माण द्वारा। और चाहे कवक में किसके द्वारा? बीजाणु के द्वारा। या फिर आपके जो निम्न वर्गीय पादप होते हैं जैसे ब्रायोफाइटा हुए, उसमें भी बीजाणु के द्वारा ही जनन होता है। अच्छा बीजाणु जो होता है भीति युक्त ऐसी छोटी छोटी जनन संरचनाएँ होती है जिन्हें चल या वायु द्वारा दूर तक प्रकृत माने फैलाया जा सकता है। इसका निर्माण बीजाणुधानी में होता है और बीजाणु निम्न प्रकार के हो सकते हैं। चलिए मैंने क्या कहा कि होता ये है कि मान लीजिए अधिकतर माने ये पहले तो उदाहरण भी जान लीजिए कि शैवालों में पाया जाता है। शैवाल का नाम सुने होंगे, या कवक में पाया जाता है, या और किस में पाया जाता है? निम्न वर्गीय पादप ब्रायोफाइटा में पाया जाता है। ब्रायोफाइटा में देखो 2-4 बार रिवीजन हो जाएगा ना तो याद हो जाएगा। ब्रायोफाइटा में किसमें शैवाल में पाए जाते हैं, कवक में पाए जाते हैं, ब्रायोफाइटा में। तब पहले होता क्या है? पहले होता है इन लोगों में इसके जो भी मान लो कि आपने सवाल ले लिया, आपने क्या ले लिया? सवाल क्या ले लिया आपने? सवाल ले लिया। और इस सवाल के अंदर बीजाणुधानी पाई जाती है। बीजाणुधानी याद है ना आपको? कहाँ पाई जाती है? स्त्री में कि पुरुष में? पुरुष में भुला गए आप? अरे पराग कोश के अंदर पाया जाता है बीजाणुधानी। 4 बीजाणुधानी होते हैं, याद है ना आपको? पराग कोश के। तो जो माने आपके मान लीजिए सवाल है, सवाल के अंदर पाया जाता है बीजाणुधानी, और इसी बीजाणुधानी के अंदर बीजाणु का निर्माण होता है। इसका निर्माण हुआ, मान लो बीजाणु का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? बीजाणु का निर्माण हुआ। अनुकूल परिस्थितियाँ आई और बीजाणु यहाँ से क्या हुआ? बीजाणुधानी फटा और यहाँ से बीजाणु बाहर निकल गए। कहाँ निकल गए? सब ये बाहर निकल गए और हवा द्वारा छितरा गए। हवा द्वारा चारों बगल फैल गए, छितरा गया, फैल गए। और फैलने के बाद जितने भी बीजाणु हैं सब एक नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। तो उसी को कहते हैं हम लोग बीजाणु जनन, यानी बीजाणु द्वारा जनन इसको होता है। ये भी अलैंगिक होता है। कहाँ 2 कोशिका की मुझे होता है? 1 कोशिका के। तो मैंने कहा बोले सुनो, जो शैवाल होते हैं, जो कवक होते हैं और जो निम्न वर्गीय पादप होते हैं जैसे ब्रायोफाइटा होता है, उसके अंदर बीजाणुधानी पाई जाती है। बीजाणुधानी के अंदर क्या होते हैं? बीजाणु जो जन होता है उसका निर्माण होता है। और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो कोशिका से बाहर निकलते हैं
माने कोशिका से बाहर निकल कर दूर तक फैल जाते हैं, और जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ से एक नए जीव का क्या होता है, निर्माण होता है। इसी को हम लोग कहते हैं बीजाणु जन। ये होता है बीजाणु जन। आगे बढ़ता है तो बीजाणु जन जाने बीजाणु धानी के अंदर होता है। बीजाणु धानी कहाँ पाया जाता है, स्त्री में के पुरुष में। और देखिए बीजाणु धन कई प्रकार के होते हैं, एक चल बीजाणु होता है और एक अचल बीजाणु होता है। ठीक है, एक चल बीजाणु एक अचल बीजाणु। तो ये भी तने हम आपको परिचय करा दें। चलिए, चल बीजाणु अंग्रेजी में इसको कहते हैं, देखो जू स्पोर कहा जाता है। चल का अंग्रेजी में जू स्पोर्स कहा जाता है, जू स्पोर्स कहा जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चल बीजाणु कहते हैं। आपको चल बीजाणु की जब बात होगी तो देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, आप याद रखिएगा कि फाइटोपप्थेरा, एल्बुगो या जलीय कवक या क्लाइडोमोनास जैसे कोशिकीय सवाल या यूरेथ्रिक्स आदि के बीजाणुओं में कसाभिक पाए जाते हैं, और इसके कारण इनको चल बीजाणु कहते हैं। नमी और जल की उपस्थिति में इनका प्रक्रियन होता रहता है। चल का मतलब क्या होता है, जो चलते हैं। चल का मतलब चलते हैं। तो देखो सबसे आसान चीज़, इसका उदाहरण याद रखना है, जलीय कवक। जलीय कवक यानी जल में जो कवक पाए जाते हैं, याद करो, जल में जो कवक पाए जाते हैं उस कवक के अंदर जो बीजाणु का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, बीजाणु का निर्माण होता है। ये बीजाणु, जितने भी बीजाणु बनते हैं, ये बीजाणु बाहर निकलते हैं और नमी के, भाई जब जल में रहेंगे तो नमी उपस्थित होता है ना, तो नमी के द्वारा ये चलते हैं। क्योंकि इसमें क्या पाया जाता मालूम है, कसाविका पाई जाती है, कसाविका पाई जाती है। तो मैंने क्या कहा, देखिए चल बीजाणु का मतलब जो चलते हैं। तो ट्रिक याद करो, चल बीजाणु का मतलब जो चलते हैं। कौन चलेगा भाई, कौन चलेगा, जो अपने आप चलेगा उसको चल कहते हैं, जो नहीं चलेगा उसको अचल कहते हैं। तो जो जलीय कवक होते हैं, माने ऐसे कवक जो जल में पाए जाते हैं, जो जलीय कवक होते हैं उसके अंदर जो बीजाणु पाए जाते हैं उसके अंदर कसाविका पाई जाती है, और वह नमी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या होते हैं, जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं चल बीजाणु। ये सब जलीय जो कवक होते हैं, जो जल में जो कवक पाए जाते हैं, उसके अंदर जितने भी बीजाणु बनते हैं सब में कसाविका पाई जाती है, और फिर वो क्या करते रहते हैं, चलते रहते हैं। चलिए आगे कदमों को रख रहे हैं। उसके बाद से आपका एक बात आता है जिसका नाम होता है अचल बीजाणु। अचल बीजाणु, अचल बीजाणु। भाई अचल बीजाणु का मतलब होता है जो चलते नहीं है। भाई अचल का मतलब जो चलते नहीं है, नॉन जीवस्पोर इसको कहा जाता है। तो माने आप कह सकते हैं कुछ वायु कवक मूल स्वतंत्र छोर पर बीजाणु धानी बनती है, और बीजाणु धानी में समसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणुओं का निर्माण होता है। बीजाणु सूक्ष्म कोशिकीय और केंद्रक युक्त संरचनाएं होती हैं। बीजाणु का निर्माण अत्यधिक संख्या में होता है। जैसे प्रत्येक मशरूम में लगभग 5 लाख बीजाणु बनते, याद रखिएगा। मशरूम याद आ रहा है कुछ आपको, मशरूम में 5 लाख बीजाणु बनते हैं। स्थलीय कवकों में बनने वाले बीजाणु अचल या कशिका विहीन होते हैं, और ये जो होता है याद करिएगा, ये वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, जाते रहते हैं। अभी जब ये जाते हैं तो होता है, याद करेंगे भाई। कवक सुनो, अचल का मतलब ये जो चलते नहीं, अचल का मतलब हुआ जो चलते नहीं है। लेकिन देखो जैसे जो चलते नहीं हैं, ये बीजाणु बहुत अधिक संख्या में किसी जीव के अंदर बनेंगे। देखिए ना, अभी आप एक उदाहरण देख रहे हैं, मशरूम बताओ, इसके अंदर जानते हो एक बार में कितने बीजाणु बनते हैं, 5 लाख। याद करो बाबू, 5 लाख। किताब पढ़ने बहुत मज़ा आता है एनसीईआरटी के पढ़ने में। पढ़िएगा घर पर जाकर खूब अच्छा तरीके से, आज एकदम आप रिवीजन करिएगा। कल आपसे सब पूछेंगे, जितना अभी पूछिएगा, मिलजुल कर पूछेंगे। कल पढ़ाई नहीं होगा, पूरा पूछा पाछ होगा। चलिए 5, तभी नहीं पता चलेगा कि हम लोग कितना आज समझें। 5 लाख बीजाणुओं का निर्माण होता है मशरूम में। अभी बीजाणु सब अचल होते हैं। अचल का मतलब इसके अंदर कसाविका नहीं पाई जाती। इसके पहले चल थे, तो चल का मतलब होता है कि इसके अंदर कसाविका पाई जाती है। और जो अचल है, अचल का मतलब होता है इसके अंदर कसाविका नहीं पाई जाती। किसके अंदर नहीं पाई जाती है, मशरूम के अंदर नहीं पाई जाती है। क्योंकि इसके अंदर जो बनते हैं, जो बीजाणु बनते हैं, बहुत अधिक संख्या बनते हैं। 5 लाख बनते हैं बाबू। एक बार में मशरूम के अंदर 5 लाख किसका निर्माण होता है, बीजाणु का निर्माण होता है। चलते नहीं है, ये अचल होते हैं, इसको चलने में परेशानी होती है। तो इस तरीके से अगर ये बात आपसे पूछा जाए तो इसको आप तुरंत बता सकते हैं। चलिए
अब आ जाते हैं। इस तरीके से अगर कोई पूछे तो बता सकते हैं ना। तो अब आता है कोनाडिया। क्या होता है कोनाडिया? कोनिडिया। कोनिडिया मिटा दे इसको। अच्छा, नया नया शब्द सुन रहे हैं, ठीक है, पेपर के पहले सुनेंगे तभी तो पेपर में जानेंगे। हाँ? अच्छा 2 मिनट के लिए, अच्छा ठीक है, 2 मिनट के रेस्ट करने के लिए कह रहे हैं। चलिए, और कल अगर आपसे कोई बात करे तो अलैंगिक जनन सब लोग बता देंगे। अब अगला जो अलैंगिक जनन का भाग था उसका नाम विखंडन जान गए हम लोग, वो विखंडन जान गए, मुकुलन जान गए, बीजाणु द्वारा जान गए, और अब हम लोग जानेंगे खंडन। आइए, आज का अलैंगिक जनन का जो चौथा विधि है उसका नाम है खंडन। इसको अंग्रेजी में खंडन कहते हैं, और जिसको आपका नाम होता है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन। चलिए, और देखिए ये खंडन जो होता है आपके स्पाइरोगाइरा पाया जाता है। आप उदाहरण सुन लीजिए, स्पाइरोगाइरा या इलोथ्रिक्स में, ये कवक है दोनों। ये दोनों का है कवक है, ये दोनों का है कवक है। कल सब पूछा जाएगा आपसे, याद कर लीजिए ध्यान से। तो देखो कभी कभी होता क्या है कि ये कोई जनक है, ऐसा सुनते रहो, खाते रहो सुनते रहो। ये कोई जनक है, उसके अंदर दुर्घटना हुई, सुनते रहना। और कई भागों में क्या हो गया, टूट गया। कई भागों में क्या हो गया, टूट गया। और टूट करके जितने भागों में टूटा, फिर उससे क्या हो गया, नया जीव का निर्माण हो गया। उसी को हम लोग कहते हैं खंडन। मैंने कहा कि दुर्घटना हो गया या प्राकृतिक मौत से पहले वो कई भागों में टूट गया, और जितने भाग टूटा उससे आपका क्या होता है, नए जीव का निर्माण हो। जैसे आपके स्पाइरोगाइरा है, देखिए स्पाइरोगाइरा जो होता है सीढ़ी की तरह इसकी संरचना होती है, और इसमें खंडन हुआ और ये कई भागों में टूट गया। देखो ये टूट गया कि ये भाग है, और एक भाग नीचे हो गया, कई भागों में टूट गया। और दोनों भाग भाई एक नए जीव का निर्माण करते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं खंडन द्वारा अलैंगिक जनन। हालांकि इसमें जो जीव बनता है बिल्कुल अपने जनक के समान होता है। इसमें जो जीव बनता है वो अपने जनक के समान होता है। पढ़ा रहे थे कैसे, खा लो तुम लोग। चलो, जनक के क्या होता है, समान होता है। तुम उन लोगों को दे दो, वो भी खा लें सब। अरे ले लो, खा लो, इतना प्यार से दे रही है। तो का पानी है नहीं, चलो उसमें भी नहीं है क्या, वो पीछे वाला में भी है उतना लग हो जाएगा ना। चलो, अलैंगिक जनन आपका होता है। चलो अभी कोई कल खाते रहो, अभी कोई आगे तो मंगा देते हैं। याद हुआ खंडन में एक जीव कई जीव भागों में बढ़ जाता है, प्रत्येक भाग नए जीव का निर्माण करता है। अब आइए, अब आते हैं हम लोग आज का पांचवा विधि आपका नाम होता है कायिक प्रवर्धन। अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं बाई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखिए आज ये पाठ को समाप्त करना है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और अगला संडे के नो लेसन नंबर 2 को हम लोग खत्म कर देंगे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखो बाबू, पहले हम एक बात आपको बता देते हैं कि पौधों में कुछ ऐसे अंग होते हैं जिसके द्वारा हम लोग नए पौधे का निर्माण करते हैं। जैसे जड़ हुआ, याद करो, जड़ हुआ, तना हुआ, पत्ती हुई, और इत्यादि अंग पौधे के बढ़ती अंग कहलाते हैं। बढ़ती अंग कहलाते हैं। देखो इसी को कायिक अंग भी हम लोग कहते हैं। जड़ ले लिए, तना ले लिए या पत्ती ले लिए, और इन भागों से हम लोग एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन। अच्छा देखो, एक बात मैं बता दूं आपको कि ये बात आपको याद होना चाहिए कि इसमें ये भी अलैंगिक जनन का ही भाग होता है। आपको याद होगा कि चूँकि जनन में यही भाग लेते हैं, जड़ लेंगे, तना लेंगे या पत्ती लेंगे, इसीलिए हम इसको बढ़ती अंग कहा जाता है। बात समझ रहे हैं। अब देखो कुछ बातें और होती है जिसको आप सलकंड का नाम सुने होंगे, घनकंड भी होते हैं, ये सब आपका होता है। एक पौधे में अंग पाया जाता है। अब आज आपको हम बता देते हैं। ये कोई पूछे काय प्रवर्धन याद हुआ ना, जड़। अच्छा गुलाब आप लोग लगाते हैं, गुलाब का नाम सुने,
तो उसके तना को काट करके हम लगा देते हैं। लेकिन बिल्कुल इसमें भी जो जीव बनेगा, जो संतति बनेगी, बिल्कुल अपने जनक के का होती है समान होती है। एक स्टेप आप याद करते चलो। एक इसमें नया शब्द आ रहा है, चिरकालिक अंग। चिरकालिक अंग, चलो सब लोग याद करो, सब लोग बहुत प्यार से याद करो। चिरकालिक अंग अंग्रेजी में इसको कहते हैं पैरेनेटिंग ऑर्गन्स। पैरेनेटिंग, देखिए लिख देते हैं पैरेनेटिंग ऑर्गन्स। ऑर्गन्स, देखो आप कहेंगे कि ऐसे अंग, आप कई बार बताया भी गया होगा, ऐसे अंग जो कभी नष्ट नहीं होते हैं, हमेशा जीव के अंदर उपस्थित रहते हैं, हमेशा पौधे के अंदर उपस्थित रहते हैं, या कोई भी जीव कहेंगे उपस्थित रहेंगे। इसका पहले मैंने बताया था आपका चिरकालिक अंग किसे कहते हैं। तो ऐसे अंग जिसको आप निषेचन के बाद भी उपस्थित हैं, या ऐसे अंग जो पौधे में हमेशा उपस्थित रहते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं चिरकालिक अंग। देखिए का कभी भी सल्क कंड समाप्त नहीं होता है, घन कंद समाप्त नहीं। जितना कंद है हमेशा आएगा, जितना कंद है हमेशा आएगा। देखिए सल्क कंड के नाम सुने होंगे आप, घन कंद का नाम आप सुने होंगे, केवल आप कंद का नाम सुने होंगे, प्रकंड का नाम सुने होंगे। जितने कंद आते हैं, जितने कंद आते हैं पौधे में, सब वो चिरकालिक अंग। भाई ऐसे अंग पौधों में पाए जाने वह भाग, या पौधे में पाए जाने वह अंग जो पौधे में हमेशा चिरकालिक तक बने रहते हैं, कभी समाप्त नहीं होते हैं, निषेचन के बाद भी बने रहते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं चिरकालिक अंग। आप इसमें सल्क कंद कह सकते हैं, आप इसमें घन कंद कह सकते हैं। जितने कंद होंगे सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। बोलो सबको याद हुआ का? अब देखिए कुछ आपको मैं बात बताना चाहता हूँ। आपसे कोई पूछे सल्क कंद के द्वारा किस में जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। लहसुन के नाम सुने हैं का आप लोग? लहसुन खाते हैं का? लहसुन खाते हैं का? तो देखिए लहसुन खाते होंगे तो लहसुन, इनमें सौ आते हैं, मैंने सुन भाव से लहसुन, सल्क कंद में लहसुन, सुन आ रहा है इसमें, लहसुन याद रखिएगा, लहसुन, लहसुन याद रखिएगा, लहसुन, लहसुन याद रखिएगा। घनकंद के नाम सुने हैं का? घनकंद, घनकंद के नाम सुने हैं का? घनकंद, घनकंद याद है आप लोग को? घनकंद जो होता है अरबी में होता है, अरबी में, अरबी के नाम सुने हैं? अरबी, अरबी के नाम सुने आप? घनकंद है अरबी में, घन के रूप में होता है, चारों बगल फैलता है अरबी। ठीक याद करो, चारों बगल। क्या अब आगे हम वहाँ पर है क्या कह रहा है, तो अरबी कहो। चलो तो घनकंद अरबी के नाम सुने हैं। तो अरबी में किसके द्वारा जनन होता है? घनकंद के द्वारा होता है। घनकंद मत भुलाइएगा, शकरकंद भी मत भुलाइएगा, याद करिएगा सब लोग। प्रकंद के नाम सुने का? प्रकंद, प्रकंद, प्रकंद अदरक में पाया जाता है। अदरक खाते हैं आप? अदरक, अदरक इसमें पाया जाता है, अदरक में पाया जाता है, याद रखिएगा सब लोग। हल्दी में पाया जाता है, हल्दी के नाम सुना है? हल्दी, हल्दी में पाया जाता है। कंद के नाम सुने हैं? कंद, कंद आलू में पाया जाता है, कंदमूल कहते हैं आलू में। देखिए ये सब लोग को एक एक पॉइंट याद करना पड़ेगा आज, कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई घन कंद, भाई आपसे पूछे कोई सलकंद, देखिए जब आपका सल्ककंद कहेगा तो स्व से आ रहा है, तो एक ऐसा नाम सुनिएगा जो खाने में यूज किया जाता है, मसाले में यूज किया जाता है। लहसुन, उसमें सुन आ रहा है, उसमें स आ रहा है, सल्ककंद है तो सल्ककंद में लहसुन आ जाएगा। घनकंद कहेगा, घनकंद का मतलब जो घन के रूप में फैलता है, चारों ओर फैलता है, तेजी से वृद्धि करता है, धड़ाधड़ वृद्धि करता है, पूरा जंगल कर देता है खेत को, उसका नाम है अरबी। अरबी की बात करेंगे। कंद की बात करेंगे, भाई कंद किस में निकला होता है? कंद आलू में निकला होता है। तो आलू में जो जनन होता है उसको कंद की बात करते हैं। देखो नीट में सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आलू में अलैंगिक जनन होता है, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, घनकंद के द्वारा, प्रकंड के द्वारा, कि आपके सल्ककंद के द्वारा, कि कंद के द्वारा। तो आप उसमें जानते होंगे कि आलू में जो अलैंगिक जनन होता है किसके द्वारा होता है भाई? कंद के द्वारा होता है। प्रकंड की बात करेगा तो हल्दी के नाम सुने होंगे, हल्दी के नाम सुने होंगे, तो प्रकंड में हल्दी के द्वारा। और अदरक, देखो इसमें अदरक आ जाएगा, हल्दी आ जाएगा। अदरक और हल्दी जो होता है इसके अंदर जनन के रूप में क्या आते हैं? पाए जाते हैं। कोई दिक्कत है आपको? बोलिए, कोई प्रॉब्लम है बताइए आप लोग। कोई प्रॉब्लम आपका नहीं है, सब कुछ आप बताने के तैयार हैं। ठीक है, आइए अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई पूछे कि अर्धवायु तनों द्वारा अनेक पौधों के ऊपर रूपांतरित अर्धवायु तनों कायिक परिवर्तन के साथ है, सब आप देख लीजिएगा। अंतःभूस्थाली द्वारा भी होता है, पतियों द्वारा भी होता है, सब आप इसको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आइए कृत्रिम कायिक जनन। अच्छा, आप तो कायिक जनन जान गए हैं,
भाई कायिक जनन का मतलब होता है जो पौधे के जो अंग है, जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, और उसको आप इस्तेमाल करके नए पौधे का निर्माण करते हैं, या उसके स्वयं उसके द्वारा जम जाता है पौधा, कोई नया पौधा जम जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। जैसे केला का नाम सुने हैं ना, केला आप लगा दिए और उस केला से स्वयं एक नया केला का पौधा बन जम जाता है, तो ये आपका प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहलाता है। या बांस का नाम सुनेंगे, बांस, बांस में भी देखिए नया कोपल निकलते हैं, नया बांस बनते हैं, तो यही आपका क्या होता है, प्राकृतिक। उसमें मनुष्य बोने के लिए नहीं जाता, उसको वह अपने आप ही हो जाता है, अपने आप ही जम जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। याद रखिएगा, बांस में, केला में, या फिर अन्य भी पौधे हो सकते हैं जो अपने आप उसमें से नए पौधे बनते हैं, उसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अपने आप जमेंगे, आप जमाने के लिए नहीं जाएंगे, स्वयं पौधा में से वो जमेगा। अब आइए आपको मैं बताना चाहूँगा कृत्रिम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोग्रामेशन या रिप्रोडक्शन। तो अब बात जो हमारी होगी कृत्रिम कायिक जनन की। हिम्मत मत हारिए, हिम्मत मत हारिए, आप पढ़ते रहिए। देखिए मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ लेकिन फिर भी नहीं थका हूँ, समझ रहे। जब मैं थक जाऊँगा तो बच्चों का हाल लगेगा, सोचिएगा। आइए, कृत्रिम कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन अच्छा लग रहा होगा, बहुत ठीक ठाक है। तो आपका आज जानते थे क्या शल्ककंद में, शल्ककंद द्वारा किस में जनन होता है, कंद द्वारा किस में होता है, गण। तो जब जब पढ़ेंगे तब तक कुछ नया सीखा जाता है इसमें। कृत्रिम देखो, बस मानव द्वारा, याद करिएगा, मानव द्वारा जो माने कायिक जनन किया जाता है, कायिक जनन मानव द्वारा किया जाता है, तो उसी को हम लोग कहा जाता है कृत्रिम कायिक जनन। जब हम लोग कुछ इस्तेमाल करेंगे, पौधे के जड़ को काटेंगे, या पौधे के तना को काटेंगे, या पौधे के पत्ती को काटेंगे, फिर उसको बोएंगे, फिर वहाँ से एक नए पौधे का निर्माण होगा, उसी को हम लोग कहते हैं कृत्रिम कायिक जनन। मानव खुद उसका इस्तेमाल करके नया पौधा का निर्माण करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कृत्रिम कायिक जनन। याद करो, जब ये बात कहेगा कृत्रिम कायिक जनन के, तो मानव खुद इसका इस्तेमाल करके नए पौधे का निर्माण करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कृत्रिम कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन। याद करिएगा, पहला आपका होता है कलम लगाना। आप सब लोग याद रखेंगे, कलम लगाना, कलम लगाना, आप लोग याद है, कलम लगाना। बाई कटिंग इसको अंग्रेजी में कहते हैं, बाई कटिंग। आज इसको पढ़िए, हालांकि इसको लिखाया नहीं जाता है, केवल आप सुनेंगे, याद कर लेंगे। देखिए, कलम लगाना, बाई कटिंग अंग्रेजी में कहते हैं। हम बता देते हैं, इसमें पौधे के परिपक्व तना या शाखाओं के, याद करिए, कलम कैसे लगाते हैं, कोई पौधा होगा, पौधा के परिपक्व तना होगा, या उसका जो शाखा होगा, उससे लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े काट करके अनुकूल परिस्थितियों में भूमि में आधे प्राय तिरछा गाड़ दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद तने की भूमिगत पर्वसंधि से अपस्थानिक जड़ें निकल जाती है, बाह्य भागों के पर्वसंधि पर स्थित कलिका वृद्धि करके नए पौधे का निर्माण करती है। और कलम प्राय बरसात के मौसम में ही लगाए जाते हैं, जैसे गुलाब हुआ, गुड़हल हुआ, नींबू, अनार, अंगूर, कनेर। देखिए उदाहरण तो आपको बहुत ज़बरदस्त याद करना पड़ेगा। गुलाब में भी कलम लगा सकते हैं आप, गुलाब में भी आप लगा सकते हैं बाबू, गुड़हल में भी आप लगा सकते हैं, गुड़हल में भी आप लगा सकते हैं। नींबू, नींबू का नाम सुने होंगे, उसमें भी लगा सकते हैं। अनार का भी लगा सकते हैं, अनार कली डिस्को चली भी लगा सकते हैं, अंगूर का लगा सकते हैं। छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनार कली डिस्को चली। चलिए हाथ देखिए, 2 इंची आप 15 सेंटीमीटर के देखे अनु, उतना माने इतना बड़ा आपको कलम काटना है, 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा आपको कलम काटना है। उसके बाद से क्या करना है, देखो बरसात के दिनों में ही लगाया जाता है, क्योंकि बरसात में पानी भी मिल जाता है, जितना टेम्परेचर चाहिए उतना सब मिल जाता है। इस समय लगा देंगे, पूरा सूख सक जाएगा, क्योंकि उसमें से नया पौधा नहीं बनेगा। कहाँ पानी है बरस, हाँ क्योंकि बरसात का मौसम है, 15 जून के बाद बरसात का मौसम माना जाता है। लेकिन हमारे भगवान जो तना मालूम कहा हुआ है उनको कि अभी तक पानी नहीं बरसा है, तो ज़मीन ही है, तो ज़मीन में इसको तिरछा ऐसे गाड़ दिया जाता है, तिरछा। बात समझिएगा तो ध्यान से, मिट्टी के अंदर इसको तिरछा हम लोग क्या करते हैं, गाड़ देते हैं। कुछ भाग को अगर चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं, फिर इसमें से पर्व संधियाँ निकलती है, इस तरीके से पर्व संधियाँ, संधि माने कलिया वगैरह निकलती है, और फिर वायु के संपर्क में जब आती है तो तेज़ी से वृद्धि करती है, और वृद्धि करके एक नए पौधे का निर्माण होता है। गुलाब का ये, गुलाल का ये, नींबू का ये, अनार का ये, अंगूर का ये, कनेर का ये, इस सब में आपके कलम लगा करके नए पौधे का क्या कहता है, निर्माण। गन्ना भी हो जाएगा। अच्छा कल आपसे पूछे हम, तो बताओ
माना आपको कलम किस मौसम में लगाना चाहिए तो बता देंगे आप लोग। इसमें जो पौधे होते हैं उसकी लंबाई कितनी काटते हैं, लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर। तो ये सब बातें आपसे पूछी जाती है तो बता देंगे। पहला विधि सबको याद होगा क्या? बहुत ज़्यादा विधि याद करिएगा इसमें, बात समझे कि नहीं समझे? हालांकि इसमें अगर आपसे कोई पूछे किस हार्मोन्स का छिड़काव करते हैं, किस हार्मोन्स का छिड़काव करते हैं, अगर इसमें मान लो कि आपने गन्ना ही लगा दिया, नींबू ही लगा दिया, गुलाब ही लगा दिया, चाहते हैं कि जल्दी से इसमें जड़ें निकले, जल्दी से इसमें नया पौधे का निर्माण बने, तो किस हार्मोन्स का निर्माण करेंगे? अच्छा, आप पौधे में पाए जाए हार्मोन्स का नाम सूत्र याद करें ना, ए आसाजी। पौधों में पाए जाने वाले कोई हार्मोन्स का नाम पूछे, ट्रिक है ये, ट्रिक सिर्फ यहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ए आसाजी। ए को क्या कहते हैं? एथिलीन। इस ए को क्या कहते हैं? एबिसिसिकम। आ को क्या कहते हैं? ऑक्सीन। सा को क्या कहते हैं? साइटोकाइनिन। और जी को क्या कहते हैं? जिबरलिन। याद करो, एथिलीन, इसको हम लोग कहते हैं एबिसिसिकम, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीन, इसको हम लोग कहते हैं साइटोकाइनिन, इसको हम लोग कहते हैं जिबरलिन। और सुनो बाबू, जो अभी मैंने आपसे प्रश्न क्या किया कि आप जो मिट्टी में लगाते हैं उसमें जब आप चाहते हैं जड़ें निकालना जल्दी से निकले, किस हार्मोन्स का इस्तेमाल करेंगे? उसका नाम होगा ऑक्सीन। ऑक्सीन, ऑक्सीजन आप समझिएगा, ऑक्सीन समझिए। कौन हार्मोन्स कहेंगे आप? ऑक्सीन कहेंगे। बोलिए, कोई दिक्कत है आपका? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, बहुत आसान चैप्टर आपका है ये। आगे बढ़ते हैं। दाब लगाना, कलम लगाना जान गए? दाब लगाना चले, कलम लगाना जान गए? कब लगाएंगे कलम आप? हाँ, क्यों लगाएंगे उसमें? भुला गए मर्द, पानी से भीगता रहेगा इसलिए। कितना सेंटीमीटर लंबाई रखते हैं? हाँ, और बताइए उसमें उसको उगाने के लिए किस हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीन। ये पौधों में, जड़ों में वृद्धि करता है। ठीक है, अब आइए दूसरा विधि है जिसका नाम होता है दाब लगाना। दाब लगाना, दाब लगाना, यही बायोलॉजी है, देख लो। बाई कटिंग, बाई लेयरिंग, बाई लेयरिंग। कल पढ़ेंगे नहीं, कल पूछेंगे केवल हम। अब लोग बताने के लिए तैयार है? बोलिए, पूरा पूछा जाएगा आपसे, कॉपी किताब सब बंद रहेगा, मुंह से आप बोलेंगे सिर्फ। तब बाई लेयरिंग आपका है। तो देखो इसमें, इस विधि में मृदा के समवर्ती शाखाओं के नीचे झुका करके जहाँ मृदा को छूती है हल्का सा छीलन मृदा में दबा देते हैं। इस भाग को निरंतर नम बनाए रखते हैं। कुछ दिनों के बाद छिले हुए भाग से अपस्थानिक जड़ें निकलती है। इसके पश्चात शाखा को काट करके मात्र पौधे से पृथक करके अलग करके रोपण के द्वारा फिर नया पौधे हम लोग बना लेते हैं। अंगूर का नाम सुने हैं क्या? अंगूर का नाम सब लोग जानते होंगे, खाए भी होंगे, मस्त मस्त, खूब मस्त मस्त खाए होंगे। स्ट्रॉबेरी भी सुने होंगे आप, स्ट्रॉबेरी का भी नाम सुने होंगे, देखे भी होंगे आप। इसमें यही होता है, ठीक है ना। तो आपको जहाँ दाब लगाते हैं उसको हम लोग कहते हैं गुट्ठी बांधना या गुट्ठी लगाना कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। अच्छा, वायु से कहो कि हल्का सा छिला, ये सब ये बता दें क्या करते हैं मालूम है? हम अगर कोई पूछे, सुनो जी, अगर कोई पूछे कि दाब लगाना क्या होता है, तो हम एक पौधा लिए, अब खाली पढ़िए ना, खाली सुनते रहिए बस। आज एकदम इस पाठ को ख़त्म कर देना, ठीक है? हाँ, एकदम ख़त्म कर देना। ये कोई पौधा मान लो यहाँ से शाखाएँ, ये मिट्टी है नीचे, यहाँ शाखाएँ निकली हुई, और शाखाएँ को हमने मिट्टी में धंसा दिया और धंसा को हमने छोड़ दिया, लेकिन इस पर हमेशा पानी गिरता रहना चाहिए। हाँ, ऊपर घड़ा वगैरह बांध देते हैं, यहाँ कोई शाखा वगैरह है तो ऊपर घड़ा बांध देते हैं, इसमें जब पानी नीचे गिरता रहता है। उसके बाद कुछ समय बाद देखेंगे इसमें से नए 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 पौधे निकलते हैं, पछताने जड़ें निकलते हैं, फिर इसको काट करके यहाँ से नए पौधे का निर्माण करते हैं। अंगूर में पाया जाता है, किसमें? पत्थरचूर माना होता होगा, अब जितना कहते हैं सब में होता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक होता है रोपण विधि। कौन विधि? रोपण। एकदम याद रखिएगा, 3 विधि इसमें होता है कृत्रिम कायिक परिवर्तन में। पहला क्या पढ़े आप? कलम लगाना। दूसरा क्या पढ़े? और तीसरा जा रहे पढ़ने के लिए जिसका नाम है क्या? रोपण विधि। रोपण विधि। देखिए रोपण विधि में क्या होता है ना, यह हो गया, अब पढ़ो। रोपण विधि में क्या होता है? इस विधि में किसी अच्छे नस्ल वाले पौधे के कलम दूसरे समान पौधों के स्कंद या तने पर लगा दी जाती है। दोनों कटे हुए भागों को परस्पर जोड़ते हुए सुतली या बांधनी के संदेश एवं नम मिट्टी का मोम लेप लगाकर छोड़ देते हैं। जैसे आप, और उसके बाद इसमें से एक नए पौधे का निर्माण। अमरूद का नाम सुने हैं क्या?
अमरूद खाते हैं आप लोग? नाशपाती खाते हैं आप लोग? अंगूर खाते हैं आप लोग? इन सभी में इसी के द्वारा क्या होता है, समझ रहे बात को? अच्छा, इसमें करते कहाँ, सुनो इसमें, सुनो इधर सुनो, इसमें करते ही हैं कि मान लो कोई पौधा एक है जिसके ऊपर कलम आपको लगाना है, वो पौधा होगा। ये अच्छा नस्ल का पौधा है, खूब अच्छा है, अंगूर का पौधा है लेकिन अच्छा नस्ल का है। उसको काट दिए, कहीं ताना को काट दिए, जड़ मत कर, मान लो कहीं ताना यहाँ से निकली है, इस ताना को हमने क्या कर दिया, इस तरीके से काट दिया, इस तरीके से। आज इसको लगाना है, उसको भी कुछ अलग टाइप से काटे, इस तरीके से हमने काट के इसमें लगा दिया यहाँ। और फिर चारों ओर से हम लोग नम मिट्टी से इसको क्या करते हैं, लगा देते हैं। नम मिट्टी से इसको हम लोग लगा देते हैं। उसके बाद से कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं, तब उसके बाद से इसमें नए शाखाएँ निकल जाती है, इसको काट कर अलग कर लेते हैं और फिर एक नए पौधे का निर्माण। तो इस पौधे का गुण इसके अंदर आ जाए। जैसे आप चाहते हैं अमरूद को, रोपण इसी को कहा जाता है। अमरूद हुआ, चाहे नाशपाती हुआ, चाहे अंगूर हुआ, उसको रोपण विधि द्वारा हम लोग कृत्रिम करते हैं। अब आइए बाबू, कायिक जनन के महत्व क्या क्या होता है, जल्दबाजी में हम लोग देख लेते हैं, जल्दी देख लेते हैं। कायिक जनन के महत्व मिटा रहे इसको, बोलिए। बहुत ज़्यादा देर तक आपको नहीं पढ़ना, बस मैं देख कर बता रहा हूँ कितना टाइम तक आपको पढ़ना है। बस 45 मिनट और पढ़ना है। चलिए आप लोग चले जाइएगा, कोई जिसको पढ़ने वाला होगा अकेला रजत रहेगा, पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत है। कायिक, देखिए आप हार गए ना, मैं जीत गया ना। सोचिए आपको पढ़ना है, आपको कुछ बनना है, तो आप हार गए। इसलिए हार रहे हैं क्योंकि आपको ये महसूस हो रहा होगा कि हमारे एरिया में कोई नहीं पढ़ रहा है, मैं पढ़ के क्या करूँगा। और यही अगर आप गोरखपुर आते, कानपुर आते, तो आप देखते कि सारे बच्चे इस समय बैठ के पढ़ रहे हैं, तब कैसा महसूस होता है कि मुझे भी पढ़ना चाहिए। यही अंतर है बहुत, सिर्फ इतना ही अंतर है कि आप जहाँ बैठे हैं तहाँ पर कोई नहीं पढ़ रहा है, चारों बगल लोग घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और आप बैठ के पढ़ रहे हैं तो अच्छा नहीं लगे। वहाँ पर आप होते तो चारों बगल देखते पढ़ते ही पढ़ते नजर आते, तब आपके मन में भाव नहीं होता कि सर छुट्टी है सर, 15 मिनट में पढ़ाइए ना अधिक। चलिए कहिया कहेंगे, वो दिल में बहुत खुशी होगी, लेकिन सर आज हम ना 6 बजे ना 7 बजे रोज पढ़ा के छोड़ा। हाँ आइए, कायिक जनन के महत्व, क्या महत्व होता है बाबू, पहले सुनिए। कायिक जनन में जो पौधे बनते हैं, सुनिएगा ध्यान से, कायिक जनन में जो पौधे बनते हैं, उस पौधों में सुगंध बहुत अच्छा लगता है। सुगंधित पौधे होते हैं, सुगंधित फल होते हैं, रंगीन पदार्थ भी होते हैं। आप माने पहला ये होगा कि जो फल बनते हैं इसमें वो सुगंधित होते हैं, रंगीन होता है। और दूसरा कहोगे जो फल होते हैं रसदार होता है, रस से भरे होते हैं फल, रसदार होते हैं। और इसमें आनुवांशिक शुद्धता भी होती है, सुनो जी, आनुवांशिक शुद्धता भी होती है। किसमें? हाँ, कायिक जनन में आनुवांशिक शुद्धता भी होती है। ये सब बातें आप लिख सकते हैं, ठीक है। बीज भी अच्छे किस्म के होते हैं, बीज भी अच्छे बनते हैं, फल बड़े बड़े बनते हैं, फल बड़े बड़े क्या होते हैं, बनते हैं। सब बात आप बताइए देंगे ना, फल क्या होते हैं बाबू, बड़े बड़े बनते हैं। याद करिएगा कि आखिर हम लोग कायिक जनन का यूज कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं ना। चलिए अब अगर जल्दी से आप देखिए इसको, एक बार देख लीजिए, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। कल आपसे पूछा जाए सब बातें तो बता देंगे। अच्छा, अब हम बात उससे करने वाले हैं अलैंगिक जनन की हानियाँ। ये तो पूरा पढ़ लिया, पूरा विधि पढ़ लिया, क्या क्या होता है ये भी पढ़ लिए। अब इसकी क्या क्या हानियाँ होती है उसको हम बात करते हैं। आइए जल्दी से देखते हैं। आइए, अलैंगिक जनन की हानियाँ। चलिए भाई देखिए, पहला बात है कि है ना, पहला बात आप याद रखेंगे सब लोग कि अलैंगिक जनन में जो जीव बनता है बिल्कुल अपने जनक के समान होता है। दूसरा, अलैंगिक जनन में जो जीव बनता है उसमें कोई विभिन्नता नहीं आती है। तीसरा, अलैंगिक जनन में जो जीव बनते हैं उसमें शुद्धता नहीं होती है। अलैंगिक जनन में जो जीव बनते हैं, जैसे मान लो कि बीजाणु द्वारा जो जीव बनते हैं, बहुत ज़्यादा बीजाणु आपके व्यर्थ में चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अलैंगिक जनन में समझिए कि एक ही स्थान पर बहुत ही संख्या में जीव बन जाते हैं, जो कि उनको पोषण नहीं मिल पाता है। सब बात समझ रहे होंगे आप।
अलैंगिक जनन लैंगिक जनन में अंतर अगर आपसे पूछे तो अलैंगिक जनन एक ही कोशिका के द्वारा होता है, लैंगिक जनन 2 कोशिकाओं के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन में जो जीव बनता है बिल्कुल अपने जनक के समान होता है, लैंगिक वो अपने जनक से अलग होता है। अलैंगिक जनन में विभिन्नता पाई जाती है, लैंगिक जनन में अलैंगिक जनन में विभिन्नता नहीं पाई जाती है, लैंगिक जनन विभिन्नता पाई जाती है। अलैंगिक में युग्मक नहीं बनते हैं, लैंगिक में युग्मक क्या होता है, बनता है। सब बता सकते हैं आप इसमें, सवालों में कवकों में ये सब पाया जाता है। आइए जल्दी जल्दी देखते हैं हम लोग। लैंगिक जनन, कौन जनन, लैंगिक जनन। आपको याद है लैंगिक जनन, सब लोग को याद है क्या? जब 2 जो जीव, याद करेंगे, बात बहुत सिंपल है। लैंगिक जनन की जब बात होगी, चलिए तो ऐसे लग रहा है कि जल्दी से ख़त्म करने के लगे हुए हैं, लेकिन जल्दी जब तक ख़त्म है तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। लैंगिक जनन, तो जब 2 जीव द्वारा, मान लो एक ए है एक बी है, आपस में क्रिया किया और क्या बन गया, युग्मक बन गया ए बी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, अलैंगिक जनन कहते हैं। माने इसमें 2 पेरेंट है, 2 जनक की आवश्यकता जरूर होगी। और जो लैंगिक जनन होता है इसमें जो जीव बनते हैं बिल्कुल अपने जनक से अलग होता है। लैंगिक जनन में जो जीव बनते हैं बिल्कुल अपने जनक से अलग होता है, उसमें विभिन्नता पाई जाती है, उसके DNA चेंज हो जाता है। कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत है लैंगिक जनन में? नहीं दिक्कत होना चाहिए। चलिए आपको बता देते हैं कि फ्लाई मच्छर के नाम सुनेंगे, फ्लाई मक्खी, उड़ने वाली जो मक्खी होती है उसका जीवन काल मात्र 1 दिन होता है। फ्लाई मक्खी, अभी 3 दिन आप लिखे थे, एक दिन उसके नाम से श्रृंगार करती है, फिर विधवा भी हो जाती है 1 दिन, ठीक है ना। चलिए DNA का प्रतिकृति आप पढ़े हैं का? प्रतिकृति किसे कहता है, प्रतिकृति किसे कहता है? 1 DNA से 2 DNA का निर्माण हो जाता है, इसी को DNA का प्रतिकृति कहता है। आप सब लोग को याद होगा। केचुआ कौन सा होता है, बताओ केचुआ कौन सा होता है? क्या इसमें द्विलिंगी है, क्या इसमें कौन जनन पाया जाता है बताइए? चलिए आपको बता देते हैं, इसमें देखिए ये आपका भले द्विलिंगी है भाई, द्विलिंगी में आप पढ़े होंगे स्व निषेचन या स्व परागण पाया जाता है, लेकिन केचुआ द्विलिंगी होते हुए भी इसमें स्व निषेचन नहीं पाया जाता। याद रखिएगा सब लोग, केचुआ कौन सी प्राणी है, द्विलिंगी है। ऊपर आपकी स्त्री पाई जाती है, नीचे आपके पुरुष पाए जाते हैं, लेकिन द्विलिंगी होते हुए भी इसमें स्व निषेचन नहीं पाया जाता। स्व माने अपने आप निषेचन नहीं कर पाता, अपने आप परागण नहीं कर पाता, इसमें पर निषेचन पाया जाता है। और एक बात और याद मैं आपको आपसे कराना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आपसे पूछा जाएगा सब बताएंगे। जीवन के कुछ प्रवस्थाएँ के बारे में आते हैं, जीवन के कुछ चक्र। जस्ट आपने देखा कि हमने जन्म लिया फिर मरा, उसके बीच में जो समय होता है, जो काल होता है, उसी को हम लोग कहते हैं जीवन का। अब आइए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, याद करके चाहिए। एक बात होती है आपकी किशोरावस्था, याद करो क्या होता है, आपको मालूम है किशोरावस्था क्या होता है? चलिए देखिएगा, जीवन चक्र के पूर्व, जीवन चक्र का माने का पूर्ण प्रजनन काल किशोरावस्था कहलाता है। याद करेंगे, जन्म से पहले का जो अवस्था होता है किसी जीव के जन्म से लेकर तब तक अवधि जब तक कि जीव लैंगिक रूप से परिपक्व नहीं हो जाता है, वो आपका कौन सा जन्म कहलाता है? किशोरावस्था कहलाता है, किशोरावस्था कहता है, ठीक है ना। याद करिए किशोरावस्था कहलाता है। हम पुरुष का तो 1 से लेकर 10 वर्ष तक, या पुरुष को तो 1 से लेकर 13 वर्ष मान लो, अभी तक जनन की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है। स्त्रियों में कब तक मानोगे? जब तक मासिक चक्र ना आ जाए। और 11 वर्ष 12 वर्ष, एक तो लड़की के 7 वर्ष पा जाता है, तो नहीं के माने उसके पहले वाला जो समय होगा उसी को हम लोग किशोरावस्था करते हैं। क्या करोगे? 50 साल जिएंगे। पहले आदमी को 100 साल जीते थे तो 17 साल 18 साल बाद मासिक चक्कर आता था, 16 साल 15 साल बाद आता था। एक बार कल एक लड़की देख रहे थे कि लड़की का जन्म हुआ, आज भी जन्म हुआ, कल उसका मासिक चक्र आना शुरू हुआ। फिर था कहाँ सही कहता नहीं, आज आया घरे आया तो देखा अरे चल तो मासिक चक्र इसका शुरू। फिर डॉक्टर के पास ले गए, देखिए ना सर आज पैदा हुआ कि आज पैदा हुई है, आज से मासिक चक्र। फिर डॉक्टर के पास सब गड़बड़ी है ना सब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किशोरावस्था हुआ जनन के पहले का जो अवस्था होता है उसे कौन अवस्था कहते हैं? किशोरावस्था। 1 से लेकर के 10 वर्ष तक की जो अवस्था होती है किशोरावस्था कहलाती है। कभी भूलेंगे का? नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे हम लोग, ठीक है। आइए चले भाई, चलिए। अच्छा पौधे में इस अवस्था को कौन अवस्था कहते हैं भाई? कोई पूछ दे
हम लोग तो किशोरावस्था कह दिए, लेकिन पौधे में इसको कौन सी अवस्था कहते हैं? कायिक प्रवस्था कहते हैं। याद रखिएगा, याद करिएगा, ठीक है। कौन प्रवस्था? कायिक। हमने तो मनुष्य में तो कह दिया, जानवरों में कह दिया कि एक जो जनन काल से पहले की जो पौधों में तो जनन पाया नहीं जाता है, उसमें तो लैंगिक पाया जाता है कि तो पौधों में इस अवस्था को क्या कहते हैं? कायिक अवस्था कहते हैं। याद रखिएगा। किशोरावस्था को अगर पौधों में बात करेंगे तो पौधों में क्या कहा जाता है? कायिक अवस्था कहा जाता है। कल सब पूछा जाएगा आपसे, आज तो पढ़ रहे हैं जल्दीबाजी में। आइए अब मैं आपको चाहूँगा सेकेंड अवस्था बताने का, पूरा मैं आपसे प्रयास कर रहा हूँ। जनन अवस्था, भाई जीवन की वो अवस्था जिसमें कोई जीव प्रजनन क्षम बनता रहता है, जनन अवस्था कहलाता है। चलिए भाई, पूर्वावस्था जनन अवस्था कहाँ से माने ये किशोरावस्था जब समाप्त हो जाता है ना, किशोरावस्था जब समाप्त हो जाता है तब से आपके जनन अवस्था की शुरुआत हो जाती है। याद रखिएगा, मनुष्य इसमें लगातार जवानी उसकी चढ़ती रहती है। जवानी में लगातार नए नए जीव का वो निर्माण करता रहता है, लगातार नए नए जीव का निर्माण करता है। चलिए भाई, और उसमें क्या होता है? उसमें ये कब तक रहता है भाई? कब तक रहता है? कब तक रहता है? ये जब तक कि वृद्धावस्था में ना आ जाए, यानी जीर्णतावस्था तक होता है, जीर्णतावस्था तक होता है। चलो, पौधे में इस समय देखिए पुष्प खिलते हैं। पौधों में जो आवृत्तिबीजी पौधे होते हैं उसमें इसको भी जनन अवस्था ही कहा जाता है, लेकिन सब पुष्प वगैरह खिलना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। आप बता सकते हैं इसमें, बात समझे कि नहीं समझे? बोलो, बोलिए। अब आइए, एक होता है मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक। कोई बताएगा मोनोकार्पिक का मतलब? बताइए। एकदम सही लड़का बोला, यू आर ए ग्रेट स्टूडेंट ऑफ द बायोलॉजी। मोनो चौथा है मोनो कार्पिक, मोनोकार्पिक अवस्था। मोनो माने एक बार, मोनो माने एक बार, मोनो माने एक बार, कार्पिक माने होता है पुष्प खिलते हैं। मोनो माने एक बार, कार्पिक माने होता है पुष्प खिलते हैं। जब किसी पौधे में जीवन में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं, एक बार यानी घूंघटा हटाई हमके चाँद देख ले बेदी। जब एक बार पुष्प खिलते हैं पादपों में, एक बार पुष्प खिलते हैं, एक बार पुष्प खिल गए उसके बाद से ज़िंदगी में कभी नहीं खिलते हैं। एक बार पुष्प खिल गए उसके बाद से ज़िंदगी में कभी नहीं खिलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? मोनोकार्पिक कहते हैं। उदाहरण आप क्या लिख सकते हैं? सोच के बताइएगा, उदाहरण आप लिख सकते हैं। याद करिए, गेहूँ का नाम सुना है? हाँ, गेहूँ में एक बार खिल गया। धान, केला में एक बार खिल गया, दोबारा केला के पौधा से केला नहीं बनेगा। मटर लिख सकते हैं, जितना बोआई बोते हैं। सरसों लिख सकते हैं भैया, मटर लिख सकते हैं, सरसों लिख सकते हैं, चावल लिख सकते हैं। क्या कुछ कर रही है? क्या चाहिए? हाँ, पैसा तो चेंज नहीं कमा लेंगे। अच्छा, जाओ मम्मी से मांग लो, जाओ। अभी मम्मी नहीं क्या? अच्छा, रुपये तक चलेगा। चावल का नाम सुनेंगे क्या आप लोग? चावल का नाम सुनेंगे आप? चावल का नाम सुनेंगे? ये सब क्या होते हैं भाई? मोनो का। गोभी का नाम सुने होंगे, गाजर का नाम सुने होंगे आप, गोभी का नाम सुने होंगे आप, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ठीक है। मुरई खाते होंगे आप, मूली का नाम सुने होंगे आप, मूली खाते होंगे। समझ रहे बात को? चलिए, ये बातें आपकी जो रहेंगी मोनोकार्पिक रहेगी। चलो, क्या करेंगे? ना लेंगे, चलो हम आ रहे दे रहे हैं, ठीक है। मोनोकार्पिक, अच्छा वहीं पर रख दो, लेना होगा तो ले लेंगे। ले लो, हाथ निकाल दो, हाथ निकाल दो, गोभी खाओ। हाथ गोभी में कौन मोनोकार्पिक होगा? मोनोकार्पिक किसे कहते हैं? तो मोनोकार्पिक वो होता है जो अपने जीवन में केवल एक बार क्या करता है? पुष्प को खिलाता है, मोनोकार्पिक होता है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। याद हुआ मोनोकार्पिक? आप देखो लड़का कितना अच्छा है। पॉलीकार्पिक, हाँ कौन? हाँ, एकदम उदाहरण बोलो। आज तुम्हारा जलवा है, आज तुम्हारा जलवा। पॉलीकार्पिक क्या है? तुमको तुम्हारी मौसी माना की थी क्या? बोलो। पॉलीकार्पिक मतलब होता है जिसमें बार बार पुष्प खिलते हैं, जिसमें बार बार पुष्प खिलते हैं, बार बार पुष्प खिलते हैं। अभी नींद आ रही है क्या तुम लोग को?
चलिए, बार बार पुष्प खिलता है। देखिए सुनिए, तो हम बताते हैं आपको, बार बार पुष्प खिलता है। देखिए आम का पौधा कई बार पुष्प खिलता है, कितने वर्षों तक। आम लिख लो, नीम लिख लो, जितना पौधा देखते हो सब लिख लो। आम, नीम, जामुन, सेब, अमरूद इत्यादि लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ कि पुनः प्राप्ति काल किसे कहते हैं तो क्या कहोगे? पुनः प्राप्ति काल किसे कहते हैं तो क्या कहोगे? बोलो। पुनः प्राप्ति काल, पुनः प्राप्ति काल के नोट कर लीजिएगा आप लोग। पुनः प्राप्ति काल, तो सुनिए, एक बार पुष्प कोई खिला, माने एक बार पुष्प खिला, खिल गया, मेरा दिल गया, क्या बताऊं यारो, मैं हिल गया, हिल ही गया, फूल खिल गया, हिल ही गया, फूल खिल गया। माने कोई जीव है, उसमें एक बार पुष्प खिल गया, फिर पुष्प गिर गया, फिर पुनः पुष्प खिल गया, पुनः गिर गया, पुनः पुष्प खिल गया, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पुनः प्राप्ति काल, पुनः प्राप्ति काल। याद करो। और मान लो आम के पौधा है, इस पर मोजर लगा है, उसमें आम निकला हुआ है, कल आम के पौधा फिर नए फल बनेंगे, टूट जाएंगे, फिर अगले साल फिर नया पुष्प खिलेगा, तो बार बार पुष्प खिलता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पुनः प्राप्ति काल कहते हैं, पुनः प्राप्ति काल कहते हैं। याद करिएगा, मोनोकार्पिक माने एक बार पुष्प खिला, पॉलीकार्पिक का मतलब बार बार खिलता है। आगे बढ़िए, देखिए सब पढ़ेंगे तभी याद होगा आपको। अगर मैं नहीं पढ़ाता तो आपको याद होता है? ये बताइए, नहीं याद होता। चलिए आते हैं, अब हमारी बात होगी मौसमी प्रजनक। मौसमी प्रजनक, मौसमी जो आज नहीं आया उसका छूट छट गया, उसका कोई गम नहीं है, चौपटे बने के रहेंगे सब। मौसमी प्रजनक, भाई मौसमी मतलब होता है मौसम के अनुसार। भाई ऐसे जंतु जो किसी मौसम विशेष में ही जनन करते हैं, आगे पीछे नहीं करें, कब नहीं कर लेंगे मनुष्य के जैसा। मनुष्य तो मारता है धाड़ा धौड़ा, नरिया में, हजूरिया में, दिन में, रात में, बरसात में, हर समय। तो मौसमी का मतलब होता है विशेष मौसम में ही जनन करते हैं, तो उसको मौसमी प्रजनक कहते हैं। जैसे पक्षियाँ हुई, पक्षियाँ हुई, कुत्ता हुई, यहाँ तो कुत्ता का पूरा देख 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 कर लूँ, ठीक है। तो ये जब होता है, पक्षियाँ जो होती है एक उसका विशेष समय होता है, पक्षियाँ एक का होती है विशेष समय होता है। चलिए, विशेष समय होता है, कोई दिक्कत है इसमें बताओ? मौसमी प्रजनक में जो विशेष मौसम में ही जनन की क्रिया करते हैं, और इसको उदाहरण आप याद रखेंगे, पक्षियाँ अधिकतर जितनी पक्षियाँ होती हैं विशेष मौसम में ही करती है। आइए, सतत प्रजनक, सतत प्रजनक, नहीं 6 से मतलब थोड़ा, जब तक खत्म हो जाए छुट्टी नहीं, 10-15 मिनट और पड़ी। क्यों आए जब इतना परेशान है? तो अगर आना है और जब यहाँ पर आना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। ये थोड़ा है कि आप कहेंगे तो छुट्टी हो जाएगा, आप कहेंगे तो पढ़ाई हो जाएगी, कोई बात थोड़ा है। तो चले पढ़िए, आपके लिए पढ़ा रहे हैं। हाँ चलिए, सतत प्रजनक का मतलब होता है, देखेंगे सतत प्रजनक का मतलब क्या होता है कि कुछ स्तनधारी अपने जीवन पर हर समय प्रजनन करने के लिए तैयार होते हैं, हर समय करने के लिए तैयार होते हैं। चलिए, मनुष्य, मनुष्य तो इसमें आ ही जाएगा। देखो हम लोग को भी अगर होता कि ठंडा में आप नहीं कर सकते हैं, शुक्ला रहेगा, गर्मी में कर सकते हैं, तो कितना अच्छा होता है। लेकिन सारा हम लोग तो मनुष्य हो जाएगा, मनुष्य हो सकता है, स्त्री पुरुष दोनों इसमें आ सकते हैं। तो ये आपका होता है। अब आइए जल्दी जल्दी खत्म के कगार पर यार, चलो मिटा दे इसको। मौसमी प्रजनक, सतत प्रजनक, सतत माने लगातार, हर समय आप प्रजनन कर सकते हैं। एक आता है मध्य चक्र, मध्य चक्र, मादा चक्र ऐसे ही नजर आ रहा है। मध्य चक्र मतलब मादा के अंदर चक्र होता है, मादा के अंदर ओस्ट्रस साइकिल अंग्रेजी में कहते हैं, ओस्ट्रस, ओस्ट्रस साइकिल, साइकिल में होता है चक्र। देखिए, इस प्रकार का चक्र गैर प्राइमेट्स स्तनधारियों में पाया जाता है। इनकी मदाई किसी मौसम विशेष में ही लैंगिक जनन से ग्राह्य होती है। उदाहरण के लिए कुत्तों में प्रजनन काल पतझड़ तथा भेड़ में बसंत होता है आपका, ठीक है ना। गाय और भैंस जैसे जंतुओं में कोई विशेष प्रजनन काल नहीं होता है, अतः इनका मध्य चक्र वर्ष भर चलता रहता है। जैसे मादा जंतु एक निश्चित समय अवधि में लैंगिक रूप से ग्राह्य होते हैं। लैंगिक रूप से ग्राह्य होने की अवधि मध्य चक्र या हीट पीरियड कहा जाता है। हीट पीरियड, एक बार हीट पीरियड में आने के बाद जंतु कुछ समय तक लैंगिक संसर्ग नहीं करता। हीट, अच्छा, इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखो कुत्ता है। कुत्ता, कुत्ता के अंदर जब चक्र ये आता है ना, कुत्ती के अंदर, तो एकदम हीट हो जाती है। चलो हीट छोड़ दो, गाय के तो नाम सुने होंगे ना, गाय, गाय देखिए, गाय के अंदर मध्य चक्र आता है। गाय के अंदर क्या आता है? मध्य चक्र। और जब आता है तो आप जानते भी होंगे, देखे भी होंगे, अनुभव भी करते होंगे, कभी कभी बहुत हीट हो जाती है।
हीट माने खूब तगड़ा बोलने लगती है। तो आपके घर के जो दादा होंगे, बाबा होंगे या जो भी होंगे, अनुभव कर लेते हैं कि गाय माने एकदम ये हीट पोजीशन में है। और ऐसे पोजीशन में अगर माने सीमन या जो भी शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश करा दिया जाए तो जो गाय है वह गर्भ धारण कर लेगी। लेकिन इसका कोई देखिए, कुत्ता का तो एक विशेष समय है कि इसी समय वो करेगा। जाड़ा के मौसम में ज़्यादा कुत्ता बच्चा देता है, याद होगा आप लोगों को। लेकिन गाय के लिए कोई माने स्थानीय की मध चक्र ही उसके अंदर पाए जाती है। हीट हो जाती है एक बार क्या होती है, हीट हो जाती है। तो मध चक्र का मतलब 1-2 दिन तक ही रहता है, बात समझ रहे, 1-2 दिन तक रहता है। गाय वगैरह के बारे में जानते होंगे, देखे भी होंगे, गाय तो लगभग सब लोग घर होगी। अब तो मध चक्र के बारे में बता देंगे ना। इस समय गैर प्राइमेट्स आते हैं। गैर क्या होते हैं? प्राइमेट्स आते हैं। अब आइए ऋतुस्राव चक्र, भाई प्राइमेट में आते हैं। ये स्तनधारी होता है सब, गाय भी तो स्तनधारी है। ऋतुस्राव आपका होता है अंग्रेजी में, देखिए इसको MC कहा जाता है, MC। ठीक है, अंतर कितना, मध को अंग्रेजी में OC यानी ओस्ट्रल कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इसको हम लोग कहते हैं मेनेस्ट्रल साइकिल, मेनेस्ट्रल साइकिल। ठीक है, प्राइमेट स्तनधारी जनन प्रावस्था के समय ऋतुस्राव चक्र का प्रदर्शन करता है। इसमें जनन तंत्र की सहायक नलिकाएं, जैसे फिलिपन नलिका होता है ना, इसी में से अंडा का विघटन होता है। मासिक चक्र के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। इसमें एंडोमेट्रिस की कोशिकाओं के साथ कुछ रक्त भी बाहर निकलता है। और आपको याद होगा मासिक चक्र तो लगभग कम से कम 27 दिन का 28 दिन का चक्र होता है। लेकिन इसमें 7-8 दिन तक चक्र चलता रहता है, 5 दिन तक चक्र चलता रहता है। यह 50 साल की उम्र तक क्या होता है, चलता रहता है। बोले कोई दिक्कत है इसमें? बोलिए, हीट अवधि होती है, इसमें हीट अवधि नहीं होती है। ठीक है ना। एक होता है जीर्णावस्था, सब प्रजनन अवस्था के भाग थे। जीर्णावस्था जल्दी से देख लेते हम लोग, बस 5-10 मिनट और। भाई जीर्णावस्था का मतलब होता है कि वह अवस्था जिसमें व्यक्ति की क्या होती है, माने प्रजनन काल के बाद अवस्था जो होती है उसको जीर्णावस्था कहते हैं। प्रजनन काल के बाद सब लिखे होगे तुम लोग, अरे जीर्णावस्था देखो लिखे होगे। वृद्धावस्था को जीर्णावस्था कहते हैं। उसमें मासिक चक्र क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ये आपको बताना को तो बता सकते हैं। चलिए अब आपको बात आती है, देखिएगा निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं याद है, निषेचन पूर्व घटनाएं। अब देखो निषेचन तो आ गया है, अब निषेचन भी लिखोगे, देखिए ना। निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन नर युग्मक और मादा युग्मक के जो संलयन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। अच्छा आप सब लोग मिलकर बताओ, आसान सा टॉपिक है। निषेचन पूर्व घटनाएं किसे कहते हैं? यही पराकर की बात है, मनुष्य की बात हो रही है नहीं यहाँ पर। निषेचन पूर्व घटनाएं का मतलब होता है निषेचन के पहले जो घटनाएं होती है। निषेचन के पहले का मतलब होता है कि मासिक चक्र का आना, या फिर लैंगिक जो अंग हुए, जो वृषण हुए, या जो आपके अंडाणु उसका निर्माण होना, अच्छे तरीके से विकसित होना, इसको हम लोग निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। चलिए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं निषेचन पश्चात घटनाएं क्या होती है। भाई निषेचन पूर्व घटनाएं में युग्मक जनन के नाम सुने होंगे। नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो युग्मज बनाते हैं, इसी को युग्मक जनन कहते हैं। सबको याद होगा भाई। सम युग्मक के नाम जानते होंगे। सम युग्मक का मतलब क्या होता है, माने जब सवाल और कौकों में बाह्य आकृति समान होती है लेकिन क्रियात्मक रूप से अलग होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, सम युग्मक कहते हैं। अगुणित का नाम सुने होंगे। अगुणित जैसे माने एक ही कोशिकाएं होती है। जीवों में लैंगिक जन्म, ये सब आपको याद होगा। निषेचन याद होगा। एक लिंगी जीव याद होगा भाई। केवल एक ही प्रकार के युग्मक उत्पन्न में सक्षम जीव एक लिंगी जीव कहता है, जिसमें एक ही लिंग पाया जाता है। कुत्ता, बिल्ला, घोड़ा, गाय सब आपको लिख सकते हैं। बिल्ला नहीं, द्विलिंगी जीव, द्विलिंगी जीव भी कह सकते हैं भाई। ऐसे जीव जिसमें नर और मादा दोनों रहता है। केंचुआ हो जाएगा। मनुष्य की लिंगी है कि द्विलिंगी है? हाँ। एक लिंग श्राई के नाम सुने हैं, जो पौधे में नर और मादा पुष्प या जनन अंग अलग पौधों पर स्थित होते हैं तब ये स्थित एकालिंगी श्री कहते हैं। जब एक ही पौधे के अंदर हो। भाई अगर कहे कोई आपसे पूछे कि एक लिंग श्राई क्या होता है, एक उभयलिंग श्राई होता है, तो उभयलिंग श्राई का मतलब होता है कि देखिए पहले एक बात बताते हैं कि जब पौधे में नर और मादा पुष्प या जनन अंग अलग अलग पौधे पर स्थित हो तो उसको एक लिंगाश्राई कहते हैं। देखो ये आज याद करना है। तो एक लिंगी द्विलिंगी याद बात, लेकिन एक लिंगी श्राई और द्विलिंगी श्राई नहीं याद है हम लोग को। आज याद कर लेते हैं, देखिए बताते हैं। चलिए आप तो बहुत कुछ पढ़े। क्या आपको याद हुआ पहला पाठ? देखिए आपको मैं कोशिश किया कि पहला पाठ आपको पूरा तैयारी करा दे। कभी वक्त मिलेगा तो आपको
सेकेंड चैप्टर का भी पूरा एक दिन में समाप्त कर दिया जाएगा। पूरा भरपूर पढ़े आज, जो आप एक हफ्ता में पढ़ते हैं आज भरपूर पढ़े आप। एक लिंगी सराई का मतलब क्या होता है, देखिए तभी आपको समझ में आ रहा है जब इसको पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़े तो कुछ भी नहीं पता चलता। देखिए जब एक ही पुष्प में, अच्छा समझ लो बस तनी ऐसा 10 मिनट, एक ही पुष्प में नर और मादा अलग अलग होता है। नर और मादा क्या होता है, अलग अलग होता है। बस इतना जानिए, एक पुष्प है, अलग नर है अलग मादा। मान लो ये नर पुष्प है और ये मादा है, जब अलग अलग होता है तो उसको एक लिंग सराई कहते हैं। याद करना है, एक लिंग सही मत कहिए एक लिंगी होता है ना, एक ही पौधा होगा लेकिन उसमें नर पुष्प अलग होंगे, मादा वाला पुष्प अलग होंगे, तो उसको एक लिंग सराई कहते हैं। कितना घड़ी देखोगे, अरे यार जितना तुम ब्लैक बोर्ड नहीं देखता घड़ी देख रहा है, हार गए हो साला। मैं तो अभी 10 घंटा पढ़ा सकता हूँ, इतना मेरे पास ताकत है। सोचो लड़कियाँ अगर कहती तो चला जाता, तुम लोग तो कहते कि सर 10 बजे रात में पढ़ाइए, पढ़ाने के लिए तो हाँ पढ़ाइए, कहते हैं तब का पढ़ाइए। चलिए हाँ, तो एक होता है देखिए द्विलिंगी सराई, द्विलिंगी सराई इसको कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं उभयलिंगी सराई। पढ़ लो यार पढ़ लो, फिर ना मालूम का मालूम कब ये पहला पाठ पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। देखिए पुष्प है और देखिए ये पौधा है, ये पुष्प है, और एक ही पुष्प में, याद करिए एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों होते हैं, उसको उभयलिंगी सराई कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उभयलिंगी सराई कहते हैं। ये भी कल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उभयलिंगी सराई के बारे में। कोई आपका दिक्कत नहीं होना चाहिए, जब भी आपको उभयलिंगी सराई कहेगा, एक लिंगी सराई कहेगा तो आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, आइए अब अगर कोई आपसे पूछे पास 5 मिनट और कि जैसे पपीता का नाम सुने हैं, पपीता ये एक लिंगी सराई होता है, इसमें नर अलग होता है मादा अलग होता है। खजूर वगैरह साइकस वगैरह में भी अलग अलग होता है। करेली के नाम सुने, करेला, करेला, लौकी, ये देखो तो कुछ उदाहरण याद रखेंगे। करेला, करेला का जितना सब्जियां खाते हैं ना, करेला ले लो, भिंडी ले लो, और करेला भिंडी, और एक और गोभा गोभी ले लो, क्या ले लो, गोभा गोभी। लौकी के नाम तो आप सुने होंगे, लौकी, कौदी, कौदी नहीं कद्दू, कद्दू, ये सब क्या होता है द्विलिंग उभयलिंग सराई होते हैं। इसमें एक ही पुष्प में, याद रखिएगा जरूर, इसमें एक ही कोई पुष्प होगा, उसमें नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं। इसमें नर और मादा दोनों। एक लिंग सराई में कहा जाएंगे, एक लिंग सराई में अधिकतर वो खजूर खाते हो, खजूर खाते हो, पपीता खाते हो, पपीता हो जाएगा इसमें, पपीता हो जाएगा इसमें, पपीता हो जाएगा, खजूर हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपके एक लिंग सराई होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, कोश का विभाजन सबको याद होगा, कोश का विभाजन बताने की जरूरत नहीं है, और निश्चय जनन सबको याद होगा। बिना निषेचन के फल का क्या होता है, उदाहरण बोलो, उदाहरण बोलो, उदाहरण बोलो। केला होगा, केला होगा भाई, सबको याद होगा। चलिए युग्मक संलयन स्थान, माने बताओ जो पौधे होते हैं, पौधे में युग्मक का मिलन कहाँ होता है, बताओ युग्मक संलयन कहाँ होता है पौधों में, बता के देखो तो मजा आएगा, बताओ तो तनी। चलिए कहाँ होता है, चलिए इसका आंसर होगा बीजांड में। कहाँ अंडाशय में होता है यार, कहाँ अंडाशय में होता है। अगर आपका ये अंडाशय है, इसके अंदर आपका बीजांड होता है, तभी नहीं कहाँ मिलन होता है, ये तो फेलोपियन नलिका के द्वारा होता हुआ आता है, अब बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाता है नाभिक में, अंडाशय में थोड़ी जाता है, वो तो बीजांड के अंदर। लेकिन अभी कहेंगे सर ये तो बीजांड अंडाशय के अंदर ही होता है, लेकिन ना, अगर प्रश्न होता कि युग्मक संलयन कहाँ होता है तो सीधे आप कहाँ कहेंगे, बीजांड में कहेंगे। बीजांड में बाह्य निषेचन जानते ही होंगे, जो शरीर के बाहर होता है, जो शरीर के बाहर होता है उसको बाह्य निषेचन हम लोग कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। आंतरिक निषेचन जब शरीर के अंदर होता है तो उसको क्या कहते हैं, आंतरिक। अंडप्रेरक जंतु जानते होंगे, ऐसे जंतु जो क्या होते हैं, आप भ्रूणभाव जानते ही होंगे। भ्रूणभाव, भ्रूणभाव किसे कहते हैं, हाँ जब भ्रूण से, जब युग्मक से, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। सजीव प्रजनक जानते होंगे, ऐसे जंतु जो क्या कहते हैं, सुरक्षित शिशु का जन्म देते हैं तो उसी कहते हैं। बताओ चिरलग्न बाह्यदल किसे कहते हैं, बताओ चिरलग्न बाह्यदल। अभी चिरकालिक पढ़े थे, चिरकालिक अंग में प्रकंड लिखे थे, कर्ण लिखे थे, घनकर्ण लिखे थे, तो चिरकालिक बाह्यदल ऐसे ही नजर नहीं आ रहा है। माने निषेचन के बाद आपको याद होगा कि जब पौधे में निषेचन, बस 1 मिनट, जब पौधे में निषेचन होता है तो निषेचन में बाह्यदल नीचे गिर जाते हैं, दलपुंज में नीचे गिर जाते हैं, और जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है, जो बीजांड होता है बीज में बदल जाता है। लेकिन निषेचन के बाद जो बाह्य दल होता है टूट करके नहीं गिरता है, मुरझा करके नहीं गिरता है, तो ऐसे बाह्य दल को हम लोग चिरलग्न बाह्य दल कहते हैं।
बैगन में ऐसे ही होता है, बैगन याद कर लेना, चिरलग्न बायदर बैगन में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, मिर्चा में पाया जाता है, रसभरी में पाया जाता है। और इस तरीके से इस सब में क्या होता है, पाया जाता है। और हमने आज इस तरीके से इस पाठ को क्या करिए समाप्त किया। तो लेसन नंबर 1 आज आपका समाप्त हुआ। चलिए बाकी का आपको हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है। पढ़ किताब ये लीजिए। चलिए एनसीईआरटी में इससे अच्छा लिखा है बाबू।